All right. So, so today we'll take a relatively easy and an intro to data science, basically. That what is data science, how data science is implemented. We'll do some small use cases because अब हमने Excel पढ़ लिया है, तो छोटा छोटा कुछ करके देखेंगे. बेसिकली एक चीज समझेंगे कि डेटा साइंस कब कैसे कहाँ यूज आता है. सो दैट विल बी आवर थिंग फॉर टुडे. एंड अगर हम कंप्लीट कर लेते हैं देन विल मूव टू अंडरस्टैंडिंग डेटा. सो जब डेटा साइंस के बारे में समझ लेंगे उसके बाद वील सी कि अंडरस्टैंडिंग डेटा यानी कि डेटा में किस तरीके के मैनिपुलेशंस किए जाते हैं, किस तरीके की प्री प्रोसेसिंग की जाती है, and how basically our data is modeled and all those things, right? So understanding data में हम वो चीजें देखेंगे. All right, ठीक है. Again we have the same rule. कुछ डाउट हो तो आप पूछ लेना अनम्यूट करके and we'll take it out. ठीक है. उससे पहले how many of you have done the Excel assignment जो आप लोगों को मिला था? Namrita has done, Satya, Shamal. Okay, okay. और ठीक है. सो मेनी ऑफ यू हैव डन. ऐसा कोई है जिसे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं एंड हु हैज नॉट डन द असाइनमेंट? वो बताओ जिसका नहीं हुआ है. एनीवन? सबका हो गया है? डिस्कस करने का भी नीड नहीं है क्या एक्सेल असाइनमेंट? Ma'am, I have doubt related to last question. ऑल राइट, ठीक है, ठीक है. सो इफ यू हैव इश्यूज विद द लास्ट क्वेश्चन, सो हम लोग एक्सेल का असाइनमेंट नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे. एंड आई हैव नॉट सीन लाइक जो भी आपको प्रॉब्लम है आपने ग्रुप पे एक बार पूछा विद योर फेलो टीममेट्स? Yes, ma'am. मतलब डिस्कस कर लेते हैं बट सबका थोड़ा बहुत रहता ही है. किया है डिस्कस. अच्छा किया है, ठीक है. ओके कोई बात नहीं. सो नो वरीज, वील टेक इट अगेन, लाइक टेक इट अप, वील टेक द डाउट्स, बट वील टेक इट इन द नेक्स्ट सेशन. आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे एंड एक्सेल के. और स्टैट्स किस किसने किया? स्टैट्स का सीपीपी स्टैटिस्टिक्स का सीपीपी नहीं किया किसी ने? बोला नहीं इसलिए बार बार. किसी ने तो किया होगा. ठीक है, किसी ने भी नहीं किया. बहुत अच्छे. सो स्टैटिस्टिक्स का भी आप कर लेना सो दैट इन द नेक्स्ट सेशन बोथ ऑफ देम कैन बी डिस्कस्ड. आपको कुछ डाउट्स हैं तो वो रिजॉल्व हो जाएंगे बिकॉज अल्टीमेटली स्टैट्स काम आता है. सो उसके आप सीपीपी कर लेना. ऑल्सो एक्सेल एंड नेक्स्ट सेशन में उसे ले लेंगे. सो दैट्स अबाउट द एक्सेल असाइनमेंट. आगे चलते हैं. So today what we'll be studying or talking about is intro to data science. यानी कि डेटा साइंस का क्या कॉन्सेप्ट है, क्यों आया डेटा साइंस, कब से शुरुआत हुई डेटा साइंस की, व्हाट वाज द नीड ऑफ डेटा साइंस, देन उसके क्या डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट हाउ द डेटा साइंस लाइफ साइकिल गोज, मतलब क्या क्या चीजें होती हैं इन द डेटा साइंस लाइफ साइकिल, व्हाट ऑल थिंग्स आर देयर. इसके अलावा हमने ओरिएंटेशन भी डिस्कस किया था. सो दैट विल बी बेसिकली मार्केट ऑफ डेटा साइंस, लाइक व्हाट स्किल्स वी नीड फॉर डेटा साइंस, data analytics, how it is different from business analytics and all of those. तो इस तरह से आज की हम चीजें लेंगे एंड देन we'll see the difference between AI, ML, DL, इन सब के बीच में मोटा मोटा क्या डिफरेंस होता है और they can be used interchangeably. So ये वाली चीजें हम देखेंगे. So let's move ahead. Concept of data science. सबसे पहले तो like you people answer me like what is data science? What do you understand by data science? So now that you have Excel हो गया है, statistics हो गया है and Power BI चल रहा है. So this is what आप लोगों ने अभी सीखा है. And meanwhile बीच बीच पे आपको data science का थोड़ा थोड़ा आपको बताया भी गया है कुछ कुछ चीजें. So what do you understand by data science? Anyone?
Yes, Study of data, find insight about the data, interpretation, prediction related to data. Okay, all right. यश बताओ. मैम इसके अंदर हम स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स और प्रोग्रामिंग का जो कंबाइंस होता है वो करते हैं. Okay, all right. हाँ. सत्यम. या सत्यम. So basically, ma'am, data science is the thing to to gain some insightful information from a pool of data to pre-process, clean, and anything else to do, and finally to find something that is beneficial for us. Okay, कुछ insights निकालना. I think Nishita also has raised a hand. Nishita बताओ. Combining data and science together to get meaningful insights. Very nice, बहुत अच्छे. So basically, as the name suggests, what is data science? Data science क्या है? Data की science है, यानी कि data को समझना, data के patterns को समझना, data से insights निकालना, और maybe then we have some goals जिसके वजह से हम data science कर रहे हैं, यानी कि maybe we have some business problems to solve, या कुछ तो होगा, right, जिसके लिए हम data science कर रहे हैं. So to solve business problems, data की science को समझना, that is basically in simple terms data science. Data में क्या patterns है, how the data behaves, उसको समझना ही data science है. उसी के अंदर data analysis आ जाता है, data science आ जाता है, and all of those things come under it. So data के behavior को समझना ही data science है. अब अगली बात आ जाती है, is data science a recent thing? So that I would like to ask you people कि ये तो हम सबको पता है कि अभी कुछ सालों से data science सुनने लगे हैं, right? Like it must be like maybe 10 years या कुछ जिसमें ज्यादा डेटा साइंस की चर्चा हुई है. सो इज दोज, क्या ऐसा है कि वो 10 साल में डेटा साइंस पैदा लाइक आया है, या फिर इट हैज ऑलवेज बीन देयर? सत्यम. I think it's not a recent thing, but because of the easiness of that technology and having so much of new technologies, we are using it on a very vast level in recent times. But the data science is not a recent thing, because people used to interpret something from their previous data, from their business previous data, to do or improve their business. So this is not a recent thing, but the use at a vast level is a recent thing for data science. ओके, मेक सेंस, राइट. नमन. मैम डेटा साइंस इज ऑलवेज देयर इन आवर सराउंडिंग्स. लाइक जैसे एग्जिट पोल होते तो प्रेडिक्ट करने का काम आता है. हम कॉन्शियसली नहीं पता होता बट वो हमारे आसपास होता है. और डेटा साइंस अभी रिसेंटली इसलिए बूम में आया क्योंकि जब से एआई आया है हमें एक पैटर्न के थ्रू ट्रेन करना पड़ता है. तो इसलिए डेटा साइंस काफी ज्यादा बूम में आ गया है अभी, मतलब लोगों के सामने आया है काफी. ओके, सो बोथ नमन एंड मैम, हाँ हाँ, डेटा साइंस तो तब से अवेलेबल है जब से स्टैटिस्टिक्स और मैथ आया था. मतलब कैलकुलेशन वहीं से तो इसका फाउंडेशन है ना. स्टैट जब से करेक्ट इन्वेंट हुआ था वहीं करेक्ट, से इसका फाउंडेशन आया. एग्जैक्टली एग्जैक्टली करेक्ट है, क्योंकि स्टैट्स तो डेटा पे ही लगाया जाता है, राइट? तो हाँ, इसीलिए या. जब से स्टैट्स है तब से डेटा साइंस है ही. आई थिंक एक कार्तिकेय ने भी हाथ खड़ा किया था. कार्तिकेय कुछ कहना चाहता है? आई जस्ट एंटर्ड, ओके, नो प्रॉब्लम. सो करेक्ट बात है. तो शुरू से इनफैक्ट इट इज नॉट दैट कि कोई बड़े बड़े लोग ही डेटा साइंस यूज कर रहे हैं. हम जैसे मामूली लोग, यानी कि सड़क पे चलते लोग, छोटे छोटे बच्चे, बड़े लोग, एवरीवन इज यूजिंग डेटा साइंस. एंड हाउ? सो आई विल गिव यू वेरी बेसिक एंड वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स. सो अब मान लीजिए कि आप रोड क्रॉस कर रहे हैं. तो जब आप रोड क्रॉस करते हैं, सो डू यू यूज एनी कैलकुलेशन या कुछ आप ऐसा करते हैं रोड क्रॉस करने के लिए? डू यू यूटिलाइज डेटा इन सम मैनर टू क्रॉस द रोड? यू डू, राइट? बिकॉज आप जब रोड क्रॉस कर रहे होते हैं, यू चेक द स्पीड ऑफ द कार जो इस तरफ से आ रही है, यू चेक द स्पीड ऑफ द कार जो इस तरफ से आ रही है. फिर आप अपने स्पीड को कैलकुलेट करते हैं कि क्या मैं उस तरफ पहुंच पाऊंगी इतनी देर में, क्या मैं उस तरफ पहुंच पाऊंगा इतनी देर में. सो आपने क्या किया है कि बेसिकली एक बहुत ही छोटे लेवल पे आपने डेटा को एनालाइज किया और आपने ये प्रिडिक्ट किया.
मैं कह सकती हूँ राइट, मैंने प्रिडिक्ट किया कि नाउ दिस इज द राइट टाइम टू क्रॉस द रोड, सो दैट इज हाउ मैंने डेटा साइंस को यूटिलाइज किया। इसी तरह से आई विल गो अहेड एंड देयर आर सम मोर इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स, जैसे कि ये है। तो अब मान लीजिए आपको सुबह जो है अपने ऑफिस के, अच्छा आप तो अभी ऑफिस जाया करेंगे, सो मान लो आपको अपने कॉलेज के लिए निकलना है या जहां भी आप जा रहे हैं, आप डेटा प्ले आ रहे हैं, तो डेटा प्ले के सेंटर पे आपकी सुबह 10 बजे क्लास है, आपका रिपोर्टिंग टाइम है। अब आप अलग अलग अपने घर के सिचुएशन के लोकेशन के हिसाब से यू डिसाइड कि 10 बजे क्लास है तो मुझे कितने बजे निकलना है। सो अगर 10 बजे का सेशन है तो कोई बच्चा 9 बजे निकल रहा है, कोई बच्चा 9:30 बजे निकल रहा है, कोई 10 में 5 मिनट पे निकल रहा है। एंड वही बच्चा मे बी लाइक किसी दिन बारिश हो रही है या फिर किसी दिन में 3 बजे क्लास थी तो उसे पता है कि कोई ट्रैफिक नहीं मिलेगा, सो वो मे बी 15 मिनट और लेट निकल रहा है, राइट। तो जैसे यहाँ पे आप ये टेबल देख रहे हैं, राइट। सो इफ यू सी हियर, अगर बच्चा कार से निकल रहा है, सो कार से निकलने वाले को ज्यादा टाइम लगेगा या कम टाइम लगेगा? कम टाइम लगेगा डेफिनेटली। बाइक से निकलने वाले को ज्यादा टाइम लगेगा। बाइक से निकलने वाले को कम टाइम लगता है बिकॉज वो स्पीड भले ही कम ज्यादा हो, लेकिन इधर उधर से बाइक वाले निकाल लेते हैं, तो उसको कम टाइम लग रहा है ट्रैवल टाइम। कार वाले को ज्यादा लग रहा है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाले को और ज्यादा लग रहा है। तो अगेन ये कुछ चीजें हैं, इनको हम ना क्या कहते हैं डेटा साइंस की भाषा में, पैरामीटर्स, फीचर्स, प्रिडिक्टर्स। आपने सुना है ये टर्म्स पहले, प्रिडिक्टर्स या फिर फीचर्स? आपने टाइटैनिक डेटा सेट में थोड़ा बहुत सुना होगा जब एक्सेल में किया था। इज एनीवन रेजिंग अ हैंड? कोई डाउट है? ओके, ठीक है। सो बेसिकली इनको, अब ये हमारा स्टार्ट टाइम है, ये हमको डिसाइड करना है, राइट। ये हमें पता लगाना है कि कितने बजे हम स्टार्ट करें कि 10 बजे के सेशन में टाइम से पहुंच जाएं। तो ये हमारा टारगेट वेरिएबल है। क्या है? टारगेट, यानी कि दिस इज व्हाट इज टू बी प्रिडिक्टेड। ये हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट का कहते हैं, ये हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि आप स्टार्ट टाइम गेस करें या प्रिडिक्ट करें, और ये हमारे फीचर्स हैं जो हमें ये करने में मदद करेंगे। तो इन्हें कहते हैं प्रिडिक्टर्स और इसे कहते हैं टारगेट वेरिएबल। फीचर्स कह सकते हो, प्रिडिक्टर्स कह सकते हो। सो एंड ऑल्सो, और थोड़ा डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे, बट एक मोटा मोटे तौर पे ये जो डेटा है ये आपका हो सकता है अभी तक का डेटा है, यानी कि आज जो है डेटा प्ले का 1 2 3 4 5 7th सेशन है, ठीक है, और आपने 6 सेशंस ऑलरेडी अटेंड कर लिए हैं। तो ये 6 सेशंस का डेटा है, यानी कि ये वो डेटा है जो ऑलरेडी आप जानते हैं कि मैं उस दिन इतने बजे निकला था, कार से निकला था, तो मेरे को इतना टाइम लगा था। सो नाउ यू यूटिलाइज दिस डेटा टू प्रिडिक्ट दिस, मतलब इसके अंदर ट्रैवल टाइम प्रिडिक्ट होगा तो स्टार्ट टाइम अपने आप माइनस करके प्रिडिक्ट हो जाएगा। सो बेसिकली इस डेटा में देखा जाए तो दो ही जो हैं 3 ये जो हैं हमारे प्रिडिक्टर्स हैं। सो इसको कहते हैं ट्रेन डेटा सेट, यानी कि जिसपे आपने अपने आप को ट्रेन किया, राइट। यानी कि हर बच्चा अपने आप को ट्रेन कर रहा है, हर बच्चा इस डेटा को की मदद से कि उस दिन मैं लेट पहुंचा था, उस दिन जल्दी पहुंचा था, उस दिन समय से पहुंचा था, उस दिन कार से गया था, इससे उसने अपने आप को ट्रेन किया। और ये डेटा है, यानी कि आज उसे डिसाइड करना है कि कितने बजे निकलूं, तो इसको कहते हैं टेस्ट डेटा सेट। तो ये एक मोटे मोटे तौर पे हमने समझा कि एक होता है ट्रेनिंग डेटा सेट, एक होता है टेस्ट डेटा सेट। ट्रेनिंग डेटा सेट होता है जो हमारे पास अवेलेबल होता है, जिसके थ्रू हम डेटा में से पैटर्न्स निकालते हैं, इंसाइट्स निकालते हैं, और टेस्ट डेटा सेट में उन पैटर्न्स और इंसाइट्स को अप्लाई कर देते हैं कि क्या आपका रिजल्ट होगा, क्या आना चाहिए उस डेटा के नॉलेज के बेसिस पे। सो दिस इज व्हाट इज अ ट्रेन डेटा सेट एंड अ टेस्ट डेटा सेट, एंड दीज आर प्रिडिक्टर्स, एंड योर travel time is your start time is your target variable. So that is how it is. इसे प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स कहते हैं डेटा साइंस की भाषा में, क्योंकि आप प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि क्या वैल्यू आएगा, कितने बजे निकला जाए गिवन दिस डेटा। यहां तक सबको समझ में आया? एनी डाउट्स? ठीक है, ऑल ऑफ यू ऑल राइट। सो इतनी बात हमें समझ में आई कि ये ट्रेन डेटा सेट क्या होता है, टेस्ट के डेटा सेट क्या होता है, प्रिडिक्टर वेरिएबल्स क्या होते हैं और टारगेट वेरिएबल्स क्या होते हैं। अब आपने ये वाली एक प्रॉब्लम काफी देखी होगी, जैसे कि मान लो कि हम लोग घर में थे और
हाँ, सपोज खिचड़ी का डब्बा है, ठीक है, तो खिचड़ी के डब्बे में तो चावल भी होता है, खिचड़ी के डब्बे में दाल भी होती है और दूसरी काफी सारी दालें भी होती हैं। अब अगर हमको उन सब दाल और खिचड़ी, ये जो है दाल चावल, इन सबको अलग अलग करना है, तो ये किस तरीके की प्रॉब्लम है? आप क्या कर रहे हैं इस प्रॉब्लम में? कैसे अलग अलग करोगे? अगर मम्मी ने ये टास्क दे दिया है कि ये जो है मिक्स हो गई हैं और इनको अलग करना है, सो व्हाट इज योर अप्रोच टुवर्ड्स दिस प्रॉब्लम? एनीवन? Based on size and color. Correct. What else? Sorting. Okay. Correct. Sorting. अच्छा ठीक है. Okay. अगर आम भाषा में कहें तो sorting कह सकते हैं. बाकी sorting जैसे data structures की अपनी ऐसे भाषा में sorting is more like in a order. That is sorting. नाथन कह रहे हैं classification. प्रशांत saying classification. ओके और कुछ टेस्ट के बेसिस पे करेंगे, ठीक है, क्लस्टर्स, करेक्ट प्रशांत, सो दैट इज द राइट आंसर। तो ये जो प्रॉब्लम है ये क्लस्टरिंग की प्रॉब्लम है, यानी कि आपको एक गिवन चीजों में से जो भी आपको डेटा दिया हुआ है, इस केस में आपके पास जो डेटा है दैट इज बेसिकली सम राइस ग्रेन्स एंड सम दाल एंड ऑल ऑफ दैट। तो यहाँ पे आपको क्लस्टरिंग का प्रॉब्लम दिया गया, यानी कि आपको इनके टेक्सचर के बेसिस पे, इनके कलर के बेसिस पे, साइज के बेसिस पे, अपनी डोमेन नॉलेज के बेसिस पे, इन सब के बेसिस पे क्लस्टर्स क्रिएट करने हैं। यानी कि एक क्लस्टर राइस का हो गया, एक क्लस्टर राजमा का हो गया, एक किसी दाल का हो गया, या जो भी उसमें चीजें थी। सो दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ क्लस्टरिंग। अब एक बच्चे ने क्लासिफिकेशन भी कहा था, सो क्लासिफिकेशन इज अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम दिस। वैसे तो हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे व्हेन वील सी, अगर हमें वक्त मिलता है, व्हेन वील सी इंट्रो टू मशीन लर्निंग में हम पढ़ते हैं। तो ये तो अनसुपरवाइज्ड और सुपरवाइज्ड डिफरेंस हो गया दोनों में। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सो अगर आपको पता है तो अच्छी बात है। तो क्लासिफिकेशन में क्या होता है बेसिकली कि हमको बेस्ड ऑन लेबल हम क्लासिफाई करते हैं। जैसे कि अभी जब मम्मी ने ये दिया था, अब हमें पता ही नहीं है कि मूंग दाल कौन सी होती है, अरहर कौन सी होती है, मसूर कौन सी होती है, ये सब हमको नहीं पता। हमको बस इतना पता है कि ये काली काली है तो ये सब एक जैसी अलग कर दी, ये पीली पीली है एक जैसी अलग कर दी। We do not have any name labels in front of them, right? And that is why it is a clustering problem. यानी कि एक अनसुपरवाइज्ड, यानी कि आपको नहीं बताया गया है कि कौन सी चीज क्या है, लेकिन फिर भी आपने क्लस्टरिंग कर दी, फिर भी आपने उनको अलग अलग बंडल्स में डिवाइड कर दिया, एंड दैट इज अ क्लस्टरिंग प्रॉब्लम। ऑन दी अदर हैंड क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम कुछ ऐसा होता है कि आपको लेबल्स आप बता, लाइक यू हैव द लेबल्स कि भाई दिस इज राइस, दिस इज राजमा, एंड देन आपसे पूछा कि एक चावल का दाना देके पूछा कि ये क्या चीज है, तो यू से कि दिस इज अ राइस ग्रेन। तो वो क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम हो जाता है। इवन इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली नाउ तो कोई बात नहीं, वो आगे और ढंग से देखा जाएगा। बट ये मोटा मोटी तौर पे क्लस्टरिंग की प्रॉब्लम है, क्योंकि इसके अंदर हमने बेस्ड ऑन टेक्सचर, बेस्ड ऑन शेप, कलर, वेट, साइज, इन सब चीजों के बेसिस पे, ये सब हमारे डिसीजन फैक्टर्स थे, ये सब हमारे कह सकते हैं प्रिडिक्टर वेरिएबल्स थे। वैसे यहाँ पे हमारे, अच्छा, इस प्रॉब्लम में हमारे पास क्या कोई टारगेट वेरिएबल है? Do we have a target variable in this problem? हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये थी कि हमें ये गिवन जो चीजें हैं इनको अलग अलग करना है। तो इस प्रॉब्लम में हमारे पास कोई टारगेट वेरिएबल है? Okay, Nathan is saying no. Anyone else? Okay, तेजस्वी no. और ओके तेजस्वी, क्यों नहीं है इसमें टारगेट वेरिएबल? मैम टारगेट वेरिएबल कुछ ऐसा होगा ना जो क्वांटिफाइबल होगा, जैसे कि आप बोलो कि राइस टाइप बताए कि राइस में करना है, वीट में करना है, पल्स में करना है। यहाँ पे तो बस वो फैक्टर्स दे रखे, उसका कोई स्पेसिफिक नेम तो दे नहीं रखा कि जैसे रेड, ग्रीन, ब्लू में स्पेसिफाई करते हैं। ओके, सो इसके अंदर टारगेट वेरिएबल नहीं है, बिकॉज हमारी जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो ये है कि हमें क्लस्टर्स बनाने हैं बेस्ड ऑन सम फीचर्स जो भी आपको दिख रहे हैं, चाहे फील करके, टच करके, देख के, उसको डेटा को समझ के जितना आपको समझ में आ रहा है, आपको बस डेटा को सिमिलर क्लस्टर्स में डिवाइड करना है। तो कोई टारगेट वेरिएबल नहीं है। टारगेट वेरिएबल तब होता जब आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट
इसको छांटने की बजाय आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये होती कि आपको ये सारे को लेबल करना है, यानी कि जो भी आपके पास ग्रेन दिया हुआ है आपको ये बताना है कि ये राजमा है या ये छोला है या ये क्या है। तो तब हमारे पास एक टारगेट वेरिएबल होता है विच इज योर द नेम ऑफ द ग्रेन, वो हमें प्रिडिक्ट करना होता है। सो दैट इज योर टारगेट वेरिएबल। यहाँ पे हमारे पास कोई भी टारगेट वेरिएबल नहीं है। सो ये प्रॉब्लम होती है मशीन लर्निंग में, क्लस्टरिंग की प्रॉब्लम, जिसके अंदर हम लोग डेटा पॉइंट्स को सिमिलर ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ दैट डेटा, बेस्ड ऑन डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द डेटा, पैटर्न्स इन द डेटा जो हमें समझ आते हैं। यहाँ तक समझ में आया कि क्लस्टरिंग किस तरीके की प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स होती हैं? ओके, गोइंग नेक्स्ट, ये एक तरीके का है, अगेन एक यूज केस है। अब आपके घर के पास ये दो जो हैं शॉपिंग मॉल्स हैं, ट्रेंड्स का है और ज़ूडियो का है। सो हाउ डू यू डिसाइड कि आपको किधर जाना है? What are the factors on which you take a decision that I will be going to Trends to buy or I'll be going to Zudio? कैसे आप डिसाइड करते हो? मैम कॉस्ट। कॉस्ट, ओके, करेक्ट। क्वालिटी, प्रोडक्ट रिव्यू, ओके। न्यू स्टॉक, ठीक है, कहाँ पे नया स्टॉक आया है, क्वालिटी कैसी है, ठीक है, वेरी नाइस। सो एज अ कंज्यूमर यू नो, ओके, वेराइटी, ठीक है, डिस्टेंस, वेरी नाइस। सो बेसिकली एज अ कंज्यूमर, एज अ कस्टमर, मेरे पास बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके बेसिस पे मैं डिसाइड करती हूँ कि मेरे को किधर से आज शॉपिंग करनी है। अब मान लो मुझे ग्रोसरी शॉपिंग करना है, तो ग्रोसरी शॉपिंग करना है तो मेरे पास ये दोनों ही चॉइसेस सेलेक्ट नहीं होंगे, राइट, क्योंकि हमें ग्रोसरी मिलता ही नहीं है। सो व्हाट आर द अदर व्हाट आर द फैक्टर्स कि मुझे क्या खरीदना है, कि क्या मैं घूमने के पर्पज से जा रही हूँ, क्या मैं चेंज के लिए जा रही हूँ, या मुझे एक फास्ट शॉपिंग करना है तो घूमने के लिए जा रही हूँ। सो मे बी आई प्रेफर द वन जो दूर हो थोड़ा, ताकि मेरा ड्राइव हो जाए। अगर मैं खरीदने के पर्पज से जा रही हूँ तो आई लुक फॉर द वन जो मेरे घर के सबसे ज्यादा नजदीक हो। इसके अलावा कहाँ वैरायटी अच्छी होती है, कौन सा ज्यादा सस्ता है, यानी कि मेरे पॉकेट के लिए है, महंगा सस्ता जैसा भी, वॉट एवर इज माई लिविंग स्टैंडर्ड्स, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कि ट्रेंड्स पे जाना है या ज़ूडियो पे जाना है या व्हाटएवर, जिस भी उस पे जाना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि डिसीजन फैक्टर्स, योर पास्ट परचेज एक्सपीरियंस, अगेन दिस इज अ वेरी गुड दिस थिंग ऑल्सो। मान लीजिए आप लास्ट टाइम ज़ूडियो पे गए थे बट आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, सो मे बी देन दिस टाइम यू विल ट्राई कि ट्रेंड्स पे जाते हैं। सो योर पास्ट परचेज एक्सपीरियंस, प्रॉक्सिमिटी टू स्टोर और टाइप ऑफ परचेज, आपको कपड़े खरीदने हैं तो ही आप ऑब्वियसली इनको चुनेंगे। देन प्राइसिंग एंड डिस्काउंट्स, रिटर्न एंड एक्सचेंज पॉलिसी, शॉपिंग एक्सपीरियंस, और भी बहुत चीजें हो सकती हैं जैसे कि आपने बताया। अब इस तरीके की चीजें कब से, काफी टाइम से, हमेशा से ही कंपनीज यूज करते आ रहे हैं, राइट। अभी मान लो कि जयपुर में ज़ूडियो को ज़ूडियो है, कोई और शहर है मान लो कि जिसमें ज़ूडियो नहीं है, सपोज आई डोंट नो, मे बी भोपाल, उसमें होगा, बट जस्ट एन एग्जाम्पल। सो भोपाल में ज़ूडियो नहीं है। अब ज़ूडियो कैसे प्लान आउट करेगा कि मेरे को भोपाल में कहाँ पे अपना सेंटर खोलना चाहिए, कहाँ पे अपना मॉल या कहाँ पे अपना शॉपिंग सेंटर खोलना चाहिए। अगेन वो भी इसी तरीके की चीजें देखेगा। पहले तो वो ज्योग्राफी देखेगा, यानी कि भोपाल, इफ लाइक सपोज भोपाल इज कंपेरेबल टू जयपुर, और उसने देखा कि जयपुर के जो क्राउड है वो ज़ूडियो के लिए काफी अट्रैक्टेड है, यानी कि वो आती है। सो ही विल टेक अ डिसीजन कि ठीक है भोपाल में खोलना चाहिए। फिर वो एक डिसीजन लेगा वहां पे कि कहाँ पे इस तरीके के मॉल्स ऑलरेडी हैं जहाँ पे पब्लिक आती है, और फिर वो वहां पे डिसाइड करेगा ठीक है लेट मी ओपन अ ज़ूडियो मॉल हियर। सो हमेशा से कंपनीज एक छोटे या बड़े लेवल पे डेटा को यूज करते आ रही हैं टू डू दीज बिजनेस, टेक दीज बिजनेस लेवल डिसीजंस, और हम आम लोग इस डेटा को यूज करते आ रहे हैं टू टेक आवर डेली लाइफ डिसीजंस। सेल्स फॉरकास्टिंग, करेक्ट, तो कार्तिक इज सेइंग सेल्स फॉरकास्टिंग। अब जैसे कि कंपनी कैसे डिसाइड करती है कि मुझे एक पर्टिकुलर जगह का स्टोर बंद कर देना है, अब तो वो किस बेसिस पे डिसाइड करती है, वो डेटा के बेसिस पे डिसाइड करती है कि भाई मेरी इस महीने की सेल्स जो है वो पिछले महीने से कम है, पिछले महीने की उससे पिछले महीने से कम है। तो वो एक ट्रेंड देखती है कि जो सेल्स हैं वो कंटिन्यूसली नीचे जा रही हैं। जो फुटफॉल है, फुटफॉल अगर आप समझते हैं, यानी कि कस्टमर्स कितने आ रहे हैं, हाउ मेनी कस्टमर्स आर रीचिंग देयर स्टोर्स, सो फुटफॉल कम है। तो वो ये भी वो
इसका डेटा देखती है कि फुटफॉल का ट्रेंड क्या रहा है, एंड बेस्ड ऑन ऑल दीज थिंग्स कंपनीज टेक डिसीजन कि मुझे नया ब्रांच खोलना चाहिए या एग्जिस्टिंग ब्रांच बंद कर देना चाहिए या किस शहर में दूसरा ब्रांच खोलना चाहिए। तो अगेन ये इस तरीके की चीजें हमेशा से होते आई हैं, एंड अब और एक स्केल पे होने लगी हैं जो अभी हम देखेंगे आगे भी। ओके तो यहाँ पे इसको रेकमेंडेशन सिस्टम का है, इसको एक अलग नजरिए से देखा। रेकमेंडेशन सिस्टम इसलिए का है कि भाई इफ आई हैव टू रिकमेंड, यानी कि अगर मान लीजिए मेरे पास कोई ऐसा मैं सॉफ्टवेयर तैयार करती हूँ जो आपको एज अ कस्टमर रेकमेंड करता है कि आपको ट्रेंड्स जाना चाहिए या जूडियो, तो उस सेंस में यहाँ पे रेकमेंडेशन सिस्टम लिखा गया है। तो वो रेकमेंडेशन सिस्टम इन पर्टिकुलर डिसीजन फैक्टर्स के बेसिस पे डिसाइड करेगा कि व्हाट शुड बी रेकमेंडेड टू यू एज अ कस्टमर। इसके अलावा ये एक प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स का भी यूज केस है। अगर इस तरह से देखें कि भाई स्टोर खोलना चाहिए कि बंद करना चाहिए, तो हमारा टारगेट वेरिएबल इज बेसिकली यस नो मान सकते हैं आप, और ये सारे उसमें प्रिडिक्टर्स हो गए कि क्या क्या सेल्स रही है स्टोर की, क्या फुटफॉल रहा है स्टोर का, क्या प्रोग्रेस रही है स्टोर की, एंड ऑल दोस थिंग्स, ये आपके प्रिडिक्टर्स हो गए। एंड रिकमेंडेशन सिस्टम में अगेन योर रिकमेंडेशन सिस्टम में आंसर क्या आएगा, मतलब आप जो सॉफ्टवेयर बनाएंगे वो क्या रिकमेंड करेगा इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में? इसमें मैम कोई भी स्टोर रेकमेंड कर देगा, जैसे ट्रेंड्स या जूडियो आपने बोल रखा है वो, Exactly. क्या आपके पास परचेज हिस्ट्री क्या है उसके हिसाब से, या फिर आप जो परचेज किया वो किसी और से मिलता है, तो फिर आप दोनों सिमिलर माइंडसेट के हिसाब से कैसे होता है? जो Exactly. यूट्यूब पे वीडियो रिकमेंडेशंस आती है सेम प्रोसेस। करेक्ट करेक्ट। सो जैसे कि इन्होंने कहा कि वीडियो रिकमेंडेशन आती है, वो आगे का हमारा एग्जांपल भी है। जैसे कि नेटफ्लिक्स में आप एक मूवी देखते हैं, अपने आप ही के जॉनरे की मूवीज जो है आपको रेकमेंड होने लगती है। अगर आप क्राइम थ्रिलर्स ज्यादा देखते हैं तो उसी तरीके की मूवीज आपको दिखाएंगे, कॉमेडी ज्यादा देखते हो तो उसी तरह की। सो दैट इज हाउ रिकमेंडेशन सिस्टम वर्क्स। इसके आगे वाला एग्जाम्पल कुछ इसी तरीके का है। तो ये कह रहा है कि अब मान लीजिए आपका कोई दोस्त है, वो आपके पास आया और बोलता है यार वीकेंड आ रहा है और मेरे को कोई मूवी देखनी है, सजेस्ट कर कि मैं कौन सी मूवी देखूं। सो टेल मी द फैक्टर्स दैट यू टेक इनटू अकाउंट टू रेकमेंड हिम और हर अ मूवी टू वॉच ऑन द वीकेंड। किस बेसिस पे आप अपने फ्रेंड को कोई भी मूवी रेकमेंड करते हो? His likes, his genre, his rating of the movie, okay, storyline, actors, ठीक है, what else? IMDb rating, अच्छा ठीक है, okay, ठीक है। So जब आपका दोस्त आपसे पूछने आता है content, so when your friend comes and asks कि भाई मेरे को एक मूवी रेकमेंड करो, मुझे वीकेंड पे देखनी है, तो आप कुछ दो तरीके की चीजें अगर मोटे तौर पे देखें तो दो तरीके की चीजें हम एक तो ये हो गया कि हमने जनरल रिकमेंडेशन दे दी कि भाई अभी जो है ये वाली मूवी सबसे ज्यादा चल रही है तो आप ये वाली मूवी देखो क्योंकि इसकी IMDb रेटिंग अच्छी है और दिस इज इन डिमांड, दिस इज ऑन टॉप रेटेड मूवीज और मोस्ट वॉच्ड मूवीज, तो आपने उसे रेकमेंड कर दी। व्हाट आर द अदर पॉसिबिलिटीज? दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि आपको पता है कि लास्ट वीकेंड उसने एनिमल देखी थी सपोज, तो अब आपको पता, और उसने बहुत तारीफ करी थी, आपको ये भी पता है, तो अब आप जानते हैं कि इस बंदे की पसंद है एनिमल मूवी। सो नाउ यू विल रेकमेंड हिम सम मूवी व्हिच इज सिमिलर टू द जॉनरे एंड द स्टोरी लाइन ऑफ एनिमल, क्योंकि अब आपको उसका टेस्ट पता है। दूसरा ये हो सकता है कि आपको पता है कि आप जो भी मूवी देखते हो और उसे रेकमेंड करते हो वो उसे पसंद आती है, यानी कि आपको ये पता है मेरा और इसका टेस्ट काफी मिलता जुलता है, तो जो भी आपने रीसेंट मूवी देखी होगी या पुरानी देखी होगी जो उसने नहीं देखी, आप वो उसे रेकमेंड कर दोगे। मेक सेंस? तो रेकमेंडेशन सिस्टम में मोटे तरह से ये दो चीजें होती है जिसपे हम रेकमेंड करते हैं। एक होता है आइटम सिमिलैरिटी, एक होता है यूजर सिमिलैरिटी। तो जो मैंने आपको पहला बताया था कि जैसे उसे एनिमल पसंद आई तो आप उसे एनिमल जैसी दूसरी मूवीज बताते हैं देखने के लिए, दैट इज कॉल्ड आइटम सिमिलैरिटी, यानी कि एनिमल से सिमिलर जो भी मूवीज हैं जिनका स्कोर हाई आएगा आप उसे कहेंगे तो ये देख ले। दूसरा है यूजर सिमिलैरिटी, यानी कि आपको जो भी पसंद आती है वो उसे पसंद आती है, यानी कि देयर इज अ सिमिलैरिटी बिटवीन द यूजर्स। तो जो इस यूजर की हिस्ट्री है, वॉच हिस्ट्री है या फिर विश लिस्ट है, उसी में से आप इस यूजर को भी रेकमेंड कर देंगे। तो इस तरह से दो ये एक तरीके होते हैं रेकमेंड करने के। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वही उस तरीके के डिसीजन फैक्टर्स लिखे हुए हैं जैसे आपने बताए थे।
कि जॉनरे क्या प्रेफर करते हैं, रेटिंग्स कैसी हैं। फिर देखो मैंने थर्ड और फोर्थ पॉइंट में क्या लिखा है, मूवी सिमिलैरिटी विच इज बेसिकली आइटम सिमिलैरिटी, और फोर्थ है फ्रेंड सिमिलैरिटी यानी कि यूजर सिमिलैरिटी, और फिफ्थ है मूड कि अब मान लो वो बहुत ही ज्यादा खुश था और आपने कोई मूवी बता दी बिल्कुल ही कोई रोने धोने वाली एकदम ही, तो वो भी नहीं चलेगा। वो खुश है तो उसको कुछ ऐसे बढ़िया सी मूवी देखने चाहिए। सो इस तरीके की चीजें हैं। सो आई होप आप लोगों को आइटम और यूजर सिमिलैरिटी समझ में आया। किस किस को समझ में आया? ओके, सो रिकमेंडेशन सिस्टम की ये एक वो होती है, मतलब एक बेसिक तरीका है रेकमेंड करने का, यूजर सिमिलैरिटी और आइटम सिमिलैरिटी। अब चलते हैं नेक्स्ट यूज केस पे। ये मैं बेसिकली आपको इतने सारे यूज केसेस क्यों बता रही हूँ, तो मैं ये आपको इसलिए बता रही हूँ कि ये चीजें हम बचपन से करते आ रहे हैं। ये डेटा के बेसिस पे कुछ करना, ये रेकमेंड जो किया, नेटफ्लिक्स तो आज आया है, लेकिन हम तो बचपन से अपने दोस्तों को मूवीज रेकमेंड करते आ रहे हैं। नेटफ्लिक्स तो आज ही आया है। और इसके अलावा जो दूसरे एग्जांपल्स मैंने आपको दिया, जूडियो जाना है कि किधर जाना है, वो भी हम बचपन से डिसीजंस लेते आए हैं। सो वी हैव बीन डूइंग ऑल दिस फ्रॉम आवर चाइल्डहुड। नेक्स्ट हम देखते हैं डॉग्स वर्सेस कैट्स। ये एक काफी फेमस इमेज प्रोसेसिंग की प्रॉब्लम है डीप लर्निंग के अंदर। अब डीप लर्निंग क्या होता है वो आगे देखेंगे, आप डेटा साइंस ही मान लो। सो इमेज प्रोसेसिंग की प्रॉब्लम है, यानी कि आपको एक इमेज दे दी जाती है। नाउ हियर कम्स क्लासिफिकेशन। अभी हमने वो दाल चावल वाले केस में क्लस्टरिंग देखा था, हमको नहीं पता कौन सी दाल क्या थी, हमको तो बस उनको सिमिलर ग्रुप्स में डिवाइड करना था, दैट वाज आवर जॉब। तो वो क्लस्टरिंग प्रॉब्लम थी। अब हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमें एक इमेज दी जाएगी और हमें बताना है कि ये इमेज डॉग की इमेज है या फिर ये इमेज कैट की इमेज है। नाउ दिस इज अ क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। अच्छा, इस प्रॉब्लम में जो मैंने अभी बताया, व्हाट इज द टारगेट वेरिएबल? Species of animal, whether it is dog or cat. करेक्ट, स्पीशीज ऑफ एनिमल। बाकी सबको समझ में आया कि यही है टारगेट वेरिएबल? ठीक है, तो टारगेट वेरिएबल बेसिकली वही होता है जो हमें प्रिडिक्ट करना होता है, जो हमारी नेसेसिटी है, जो हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि हमारे पास एक फोटो आएगा और हमको बताना है कि वो डॉग है कि कैट है। इसी में ये भी हो सकता था, मान लीजिए आपके पास एक फोटो आएगा, आपको ये बताना है कि ये लड़का है या लड़की है। तो अब हमारे पास कोई मशीन नहीं है। अगर एज अ ह्यूमन देखें तो क्या, अगर मैं आपके सामने एक डॉग ले आऊं तो आप लाइक देयर माइट बी चांसेस कि आप कंफ्यूज हो जाएं कि ये डॉग है कि कुछ और है, अनलेस वो कोई बहुत ही स्पेसिफिक ब्रीड है। लेकिन अदरवाइज अगर मैं आपको एक डॉग लाके दिखाऊं लाइक, और आपसे पूछूं कि ये डॉग है या कैट है कि क्या है, तो आप बहुत ही आसानी से मुझे बता दोगे कि ये तो डॉग है और ये कैट है। या फिर एक रूम में बहुत सारे लड़के लड़की खड़े हों, आप देखते ही बता दोगे कि ये लड़का है और ये लड़की है। तो ऐसा कैसे हो जाता है? ऐसा कैसे हम बता देते हैं तुरंत किसी चीज को देख के कि ये क्या है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बचपन से हमने इतने सारे कुत्ते बिल्ली देखे हैं कि हमको रट गया है, हमको ये चीज अच्छे से समझ आ गई है दिमाग में कि क्या फीचर्स होते हैं एक डॉग के और क्या फीचर्स होते हैं कैट के। हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर एक सर्टेन चीज इस तरह से दिखेगी या इस तरह से आवाज करेगी या जो भी हमने सीखा है बचपन से लेके अब तक, तो हम जानते हैं कि नाउ दिस हैज टू बी अ डॉग। सिमिलरली कैट के लिए कि भाई अगर म्याऊ की आवाज आती है या एक कंपैरेटिवली छोटी चीज है, कुछ स्ट्राइप्स हैं या जो भी है, आई डोंट इवन नो द एग्जैक्ट फैक्टर्स जो मेरे दिमाग में है, बट स्टिल आई रिकॉग्नाइज अ कैट। सो ये इसलिए हो पाता है बिकॉज I have been trained on a lot of data, right? मैं ह्यूमन हूँ, एज एन ह्यूमन मेरा जो ब्रेन है उसको इतना डेटा दिखाया गया है, बचपन से इतने कुत्ते और बिल्लियों को मैंने देखा है कि नाउ आई नो कि अब मेरे पास कोई नया डॉग या नया कैट भी आता है जो मैंने पहले कभी नहीं देखा, तो भी मैं तुरंत पता कर लेती हूँ कि ये डॉग है या कैट। इसी तरह से सिमिलरली इन द सेम फैशन मशीन्स को सिखाया जाता है। बेसिकली ये मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, ये सब क्या है कि जो हम कर रहे थे वो मशीनें कर पाए।
क्योंकि हम आज तो कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास 2 डॉग्स आ गए तो हमने पता कर लिया, यही हमारे पास 2000 डॉग्स को लाके खड़ा कर देते तो हम कहाँ तक, लाइक वी वुड नॉट हैव बीन एबल टू गिव फास्ट रिजल्ट्स। तो जो भी हमारी कैपेबिलिटीज है उन्हें मशीन में लाना ही एक तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या फिर इसीलिए उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा गया, राइट। या सो वेयर वाज आई। हाँ, तो हमें इतने सारे डेटा पे ट्रेन किया जाता है, हमने इतना सारा डेटा देखा होता है जिस वजह से हम उन फीचर्स को लर्न कर लेते हैं टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इन अ सिमिलर मैनर, जो मैंने आपको पहले दिखाया था। अब ये जो है दिस इज योर ट्रेनिंग डेटा। अभी हमने तो लाइव देखा है तो हमारे लिए वो है, अब मशीन को तो लाइव नहीं दिखाएंगे, तो मशीन को फोटोज दिया, डॉग्स का फोटोज दिया, कैट्स का फोटोज दिया और डॉग्स का फोटोज दिया। मशीन के लिए ये उसका ट्रेनिंग डेटा है, हमारे लिए लाइव थे और मशीन के लिए ये उसका ट्रेनिंग डेटा है। इस फोटोज को देख देख के अब उसको पता है ये फोटो कैट है, ये फोटो कैट है, ये फोटो कैट है, ये फोटो कैट है। तो हर फोटो से वो कुछ ना कुछ सीखेगी मशीन, कुछ पैटर्न्स बिल्ड करेगी अपने दिमाग में, ताकि जब नया फोटो आए तो वो समझ पाए कि वो कैट है या डॉग। इन अ सिमिलर फैशन वो इस ट्रेन डेटा सेट के लिए करेगी कि कुछ फीचर्स को याद करेगी। अब जब मशीन को हमने इतना सारा डेटा दिखा दिया, मेरे स्क्रीन पर तो इतना ही आ सकता था, लेकिन मशीन को तो हम बहुत सारा डेटा दिखाते हैं ताकि उन पैटर्न्स को वो समझ पाए। अब मशीन को डेटा दिखा दिया, मशीन ने समझ लिया, कुछ पैटर्न सीख लिए, बिल्ड कर लिए। नाउ आई आस्क द मशीन कि भाई अच्छा ये है पैटर्न लर्निंग प्रोसेस, कि भाई कैसे उसने पैटर्न्स लर्न किए होंगे, क्या बिहाइंड द सीन गया होगा, बिहाइंड द स्क्रीन गया होगा। सो इसमें लिखा गया एट्रीब्यूट 1, यहाँ लिखा है ओपन स्लैश क्लोज माउथ। तो अब कुछ इमेजेस थी, ये जो है कैट है और ये जो है ये डॉग है, ये भी कैट है और ये डॉग है। अब ये इनकी क्लोज्ड माउथ इमेजेस हैं, ये इनकी ओपन माउथ इमेजेस हैं। तो मशीन ने देखा होगा क्लोज्ड और ओपन माउथ इमेजेस को कंपेयर किया होगा कि हाउ द इमेजेस लुक डिफरेंट इन केसेस ऑफ डॉग्स एंड कैट्स। आई शेप, उसने कैट के आई को और डॉग के आई को कंपेयर किया, इसी तरह से यहाँ पे कंपेयर किया। ये कुछ स्कोर्स दिए हैं। अभी कैन यू म्यूट योरसेल्फ प्लीज। ओके, सो यहाँ पे उसने आई शेप देखा, ये अलग अलग इमेजेस में उसने कंपेयर किया, तो कुछ फीचर्स वो लर्न करेगा। यहाँ पे ड्रॉप्ड और पॉइंटेड ईयर्स, जब कैट के ईयर्स ड्रॉप्ड होते हैं हाउ डू दे लुक, जब पॉइंटेड होते हैं हाउ डू दे लुक। सिमिलरली डॉग। तो ये कुछ एग्जाम्पल फीचर्स हैं जो मशीन ने लर्न किए होंगे, किए तो समझने के लिए कि कौन सा डॉग है और कौन सा कैट। नाउ दिस इज द टेस्ट डेटा। अभी तो मैंने उसको मशीन को सिखाया, पढ़ाया, लिखाया, खूब उसको समझाया कि क्या चीज कैसी होती है। अब मैंने उसको टेस्ट करने के लिए ये डॉग का फोटो दिया और उसको पूछा कि बोलो ये डॉग है कि कैट है, क्या है। सो उसने डिसीजन फैक्टर्स, मान लीजिए मशीन के पास ये उसने आपने कुछ डिसीजन फैक्टर्स बनाए। कैसे बनाती है बेसिकली मशीन, कुछ ऐसा करती है, अब उसको ये इमेज दी जाती है ना, तो उस इमेज को फीचर्स के तौर पे सेव कर लेती है, ऐसा कुछ मान लो, ठीक है। इमेज को इमेज के तरह करने से तो कोई फायदा नहीं है क्योंकि उसमें कुछ लर्निंग नहीं है, वो मशीन है। तो उसको एज अ एरे ऑफ फीचर्स समझ लो, एज एन एरे ऑफ फीचर्स सेव कर लेती है। एरे ऑफ फीचर्स समझे, फीचर्स बेसिकली वही थे जो हमें टारगेट प्रेडिक्ट करने में मदद कर रहे हैं। सो एरे ऑफ फीचर्स यानी कि एक नंबर्स में सेव करता है मशीन तो हर चीज। सो एक सीरीज ऑफ नंबर्स में इस इमेज को स्टोर कर लिया। अब उसने अपने में कुछ पॉइंट वो बनाए थे, फीचर्स बनाए थे, उन फीचर्स के उसने आंसर ढूंढे कि एनिमल क्या होगा, डॉग होगा कि कैट होगा, ये उसका टारगेट है। वो इन टाइप पे चेक करेगा कि फर टाइप क्या है, टेल लेंथ क्या है, ईयर शेप क्या है, साइज क्या है, और जितने भी 1000 फीचर्स उसने बनाए तो 1000 फीचर्स को वो देखेगा कि क्या आंसर मिल रहा है उसको इस फोटो से। और जिसकी भी पॉसिबिलिटी हायर होगी, यानी कि इसमें 90% फीचर्स मैच हो रहे हैं और इसमें 9% हो रहे हैं, तो वो बोल देगा कि द गिवन इमेज इज अ डॉग। सो नाउ यू अंडरस्टैंड अ बिट कि हाउ द मशीन बेसिकली gets trained from a data and helps us to give a result on the test data. समझ में आया थोड़ा प्रोसेस कैसे होता है डेटा साइंस में? ओके, और ठीक है, ऑल राइट।
सो अब हमने इतना कुछ देखा, तो अब सवाल वही आ जाता है, तो क्या डेटा साइंस एक नया एडवांसमेंट है? सो द आंसर इज बिल्कुल भी नहीं. डेटा साइंस इज नॉट अ न्यू एडवांसमेंट, इट इज समथिंग दैट वी हैव बीन डूइंग all our lives. So then the question is that what is so new about data science then? ऐसा क्यों हुआ कि ये 10 ही साल में या जो भी है 15 साल में डेटा साइंस का इतना ज्यादा चर्चा होने लगी? So what was the reason? So the मैम reason डेटा जो behind है वो बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है, टेराबाइट से भी ऊपर चला गया है, इसलिए. वेरी नाइस तेजस्वी ने बताया, राइट? करेक्ट. सो अभी हमने देखा कि हम तो ये सब करते आ रहे हैं, लेकिन हमारी कुछ लिमिटेशंस थी. रोड क्रॉस करना था तो 2 वेलोसिटी को, अपनी स्पीड को, थोड़ा सा आंखों को इधर उधर करके हमने काम कर लिया. यही अगर मॉडल मेरे को कुछ इस तरह से डिप्लॉय करना है कि आपको वो पता है, राइट? रेड लाइट्स होते हैं अपने, अब उसमें पैसेंजर लाइट्स वगैरह ये सब करना है और वो ऑटोमेट करना है मेरे को, यानी कि रेड लाइट खुद रेड हो जाएगी, उस वो मैनुअल नहीं होएगा, इट विल बी ऑटोमेटेड. एंड ऑटोमेटेड ऐसे नहीं कि उसमें टाइमर है कि भाई ये वाली 45 सेकंड्स के लिए जलती है, फिर वो वाली 45 के लिए, ऐसे सर्कुलर मोशन में नहीं. मेरे को ऑटोमेट करना है कि ट्रैफिक के बेसिस पे लाइट जले. अगर यहाँ से इस वाले एक चौराया है, उस पे इस तरफ से ट्रैफिक बहुत ही कम आ रहा है, जो सारा लोड है वो इस तरफ से है, तो इस तरफ जो ट्रैफिक लाइट हो, जो यहाँ पे जल रही है रेड लाइट, वो बहुत ही कम देर के लिए जलनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक डेंसिटी नहीं है. So I can't do this on a manual basis because real time पे करना है, continuously करना है. So I need something to do it on my behalf at a larger amount of data. So ये हम देखेंगे अब कि क्या हुआ ऐसा, क्यों, why data science became such a thing in the recent times. So यहाँ पे हम देख रहे हैं big data. So there was a this thing big data का एक लहर आया, यानी कि अभी आप देखेंगे कि इस ड्यूरेशन में, अभी कुछ थोड़े बहुत सालों से, देयर हैज बीन सो मच ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट. पहले आपको याद होगा, आप तो फिर भी थोड़े से नए बच्चे हो, आई डोंट नो हाउ, आप में से किसी ने फ्लॉपीज देखी हैं? हाँ मैम, फ्लॉपी यूज भी किया है. फ्लॉपी यूज भी किया है, ओके नाथन, ओके, आपने काफी बच्चों ने देखी है, नाइस. सो फ्लॉपीज अगर आपको पता हो तो उसमें जितना मुझे ध्यान है केबीज या शायद 1 MB 2 MB, मतलब बहुत ही कम डेटा स्टोरेज हुआ करता था फ्लॉपीज का. मतलब मेरे को डाउट है कि एमबीज में भी होता था कि नहीं. सो ये साइज होता था फ्लॉपी का. फिर उसके बाद सीडीज आए, सीडीज में थोड़ा सा साइज बढ़ गया, उसमें एक लो क्वालिटी मूवी स्टोर होने लगी. फिर पीडीज आए, पीडीज का 4 GB की, 8 GB की, फिर धीरे धीरे 16 GB की, फिर 32 GB की. एंड नाउ यू हैव हार्ड डिस्क, जो कि 1-1 टेराबाइट्स की हार्ड डिस्क होती है. तो स्टोरेज कैपेसिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई. तो पहले जब हम लोग घूमने जाया करते थे, तो जब बहुत छोटे छोटे हुआ करते थे, तो देयर यूज्ड टू बी जस्ट दिस कैनन वाले कैमरे, और बहुत ही लिमिटेड फोटोज आप क्लिक करते थे, क्योंकि आपके पास एक रील हुआ करती थी कि भाई ये खत्म हो गई तो आपका और कोई फोटोज आपकी नहीं खींचने वाली है. सो अगर आप एक ट्रिप पे गए तो हो सकता है आप 50 फोटो खिंचाएंगे और वही आपके एल्बम में आ जाते थे. Now when you go on a trip even for a single day, तो आप 500 फोटोज क्लिक कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि स्टोरेज हमारे पास भर भर के है. तो डेटा देखिए आप कितना जनरेट हो रहा है. इन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की वजह से, इस इंक्रीज इन स्टोरेज की वजह से मैसिव वॉल्यूम्स ऑफ डेटा स्टोर होने लगा, जनरेट होने लगा. दूसरी चीज, डिजिटल डिवाइसेस. स्मार्टफोन्स का जो यूज है वो 10-15 सालों में ही बहुत ज्यादा हुआ है. पहले तो क्या कहते हैं, वो कीपैड्स वाले होते थे और उनमें इतना स्टोरेज भी नहीं होता था, दे वर एक्चुअली मेंट फॉर जस्ट कॉलिंग. लेकिन अब जो हमारे पास स्मार्टफोन्स आए, जो हमारे पास इंटरनेट और सोशल मीडिया आया, मतलब इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, पहले ऑर्कुट हुआ करता था, वो तो बहुत पुरानी चीज हो गई. फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जो अपलोड का स्पीड है दैट इज सो हाई, मतलब कि कितनी सी देर में कितना सारा डेटा जनरेट हो जाता है. कोई कहीं घूमने गया है, किसी ने कोई ट्वीट कर दिया, कुछ भी, एनी फलाना ठिकाना कुछ भी. फिर ई कॉमर्स एंड ऑनलाइन शॉपिंग. अब हम लोग पहले बाजार जाके खरीदा करते थे, तो कोई हिस्ट्री नहीं ट्रैक होती थी. एक तो कैश ट्रांजैक्शन हुआ करता था, दूसरा आप उससे गए, आपने उसको बोला कि मेरे को ये तुम दे दो, पैक कर दो, ये मेरा लिस्ट है, कोई स्टोरेज नहीं हुआ डेटा का. दूसरी चीज ये भी है, इवन इस हद तक स्टोरेज होने लगा है डेटा का, आपको वैसे पता ही होगा
कि पहले हम अगर गए हैं किसी दुकान पे, हम क्या करते थे कि अच्छा चावल देखा नहीं समझ में आ रहा है, दाल देखी नहीं समझ में आ रही है, अच्छा राजमा समझ में आ गया, राजमा ठीक है राजमा दे दो। पर क्या इस चीज को, ये कहीं चीज स्टोर हुई, ये मेरा थिंकिंग पैटर्न कहीं स्टोर हुआ, मेरा बाइंग पैटर्न, परचेजिंग पैटर्न नहीं। पर अब ये भी स्टोर होता है। कैसे स्टोर होता है, कोई बता सकता है दैट हाउ इज इट गेटिंग स्टोर्ड नाउ? एनीवन? वेब हिस्ट्री, सर्च हिस्ट्री में स्टोर होता है, फिर उसी के प्रेफरेंस पे एड्स दिखाए जाते हैं आजकल। करेक्ट। नहीं ऐसा होता है मैम फिजिकल स्टोर में कि चाल के बगल में ये सब प्रोडक्ट रख दिया, तो एक आदमी वो चावल खरीदने आया तो कौन सा प्रोडक्ट खरीदा, इसका जो हिस्ट्री है ना वो सेव होता है। अगर वो हटा के अगले महीने में चाल के बगल में डायपर रख दिया तो कैसा सेल्स हो रहा है उसका एनालिसिस भी होता है। ऐसे कुछ महीनों के एनालिसिस के बाद वो कौन सा प्रोडक्ट रखना चाहिए ऐसे भी होता है स्टोर में, फिजिकल स्टोर। ओके। और व्हाट अबाउट ऑनलाइन शॉपिंग? ऑनलाइन शॉपिंग में कैसे होता है ये? ऑनलाइन शॉपिंग में मैम कार्ट में कैसे स्टोर हो रहा है इसके बेसिस पे, मतलब मैं कार्ट में क्या क्या स्टोर कर रहा हूँ और विश लिस्ट में क्या क्या रख रहा हूँ, इसके साथ ऐसे ऐसे एनालिसिस करके। करेक्ट। विश लिस्ट। ओके, तनिष्क के सेइंग विश लिस्ट। सही है, आप लोगों के जवाब सही है। और मैं थोड़ा सा इसमें और ऐड ऑन कर देती हूँ। तो जैसे कि आप मान लीजिए अमेजोन पे गए, अब अमेजोन पे आपने कुछ कार्ट में भी ऐड नहीं किया, आपने कुछ विश लिस्ट पे भी ऐड नहीं किया, आपने ये दोनों काम नहीं किए, लेकिन आप किसी एक प्रोडक्ट के पेज को व्यू किया, बस उस प्रोडक्ट को क्लिक किया और उस पेज को व्यू किया। इवन दिस डेटा गेट्स स्टोर्ड कि आपने क्या पेज को क्लिक किया था, क्या प्रोडक्ट को क्लिक किया था, क्या आपने फिर व्यू किया, और क्या व्यू किया इतना ही नहीं, कितनी देर व्यू किया, आप कितना देर उस पेज पे स्टे किए। So you see the amount of data and the intricacies that are being stored now. पहले ये सब थोड़ी स्टोर होता था, पहले तो ये भी बिल भी नहीं बनते थे, पहले तो बस एक ट्रांजैक्शन होता था कैश का और आप सामान ले आते थे। There was no storage of data. So big data, that is the major reason in these 15 years that led to the growth or the need or the buzz of data science कि भाई इतना डेटा प्रोड्यूस हुआ, इतना डेटा प्रोड्यूस हुआ कि क्या करें इस डेटा का कुछ, क्योंकि जब आपके पास इतना रिसोर्स है, सो देयर हैज टू बी समथिंग, देयर शुड बी समथिंग टू यूटिलाइज दिस रिसोर्स। सो दैट वाज द रीजन। इसके अलावा जब बिग डेटा आ गया तो अब डेटा में से इंसाइट्स जनरेट करना है, सो दैट उन इंसाइट्स के बेसिस पे हम कुछ एक्शंस ले सकें। वो एक्शंस कुछ भी हो सकते हैं, वो बिजनेस एक्शंस हो सकते हैं, वो कुछ प्रिवेंटिव एक्शंस हो सकते हैं, दे कैन बी एनीथिंग बेस्ड ऑन जो आपने डेटा इकट्ठा किया। So that is your data science and data visualization part. So here is a lot of data. This data goes through data science and data visualization, जहाँ पे आपका डेटा पहले ट्रांसफॉर्म होता है, यानी कि वो जैसे मैंने बताया क्लिक स्ट्रीम डेटा है, तो क्लिक स्ट्रीम डेटा इज नॉट इन अ यूजेबल फॉर्मेट, वो बहुत ही क्लमजी तरह से स्टोर हुआ होगा। तो ट्रांसफॉर्म करना डेटा को, यानी कि उसे यूजेबल फॉर्मेट में लेके आना। एक्सप्लोर करना डेटा को, यानी कि क्या डेटा, what all the data has to offer, उसमें क्या क्या चीजें हैं, टू एक्सप्लोर द डेटा, टू विजुअलाइज द डेटा, उसके चार्ट्स को देखना, जैसे आपने एक्सेल में देखा चार्ट्स ड्रॉ करे, आपने टाइटैनिक डेटा सेट में चार्ट्स ड्रॉ करे कि मेल्स कितने हैं, फीमेल्स कितने हैं, आपने डेटा प्ले के डेटा के अंदर भी चार्ट्स ड्रॉ किए होंगे जो आपको असाइनमेंट में मिला था कि भाई कौन बच्चे किस चीज में इंटरेस्टेड हैं, क्या उनके स्किल सेट्स हैं, ऑल ऑफ दोज थिंग्स। सो विजुअलाइजिंग एंड देन फाइनली मॉडलिंग। सो मॉडलिंग द डेटा मतलब वही, यानी कि आपके डेटा पे इस तरह के सॉफ्टवेयर या इस तरीके की एल्गोरिथम्स को लगाना जो कि उस डेटा को क्या कहते हैं हार्नेस कर सके, उस डेटा की पावर को हार्नेस कर सके, उसमें से पैटर्न्स को लर्न कर सके। एंड देन फाइनली दिस लीड्स टू जनरेशन ऑफ इनसाइट्स दैट हेल्प्स इन फाइनली टेकिंग सम एक्शंस दैट विल हेल्प जो भी है। अब जैसे Amazon ने अगर ये सारा डेटा स्टोर करा है कि मैं कौन सा प्रोडक्ट विजिट करती हूँ, कौन सा पेज कितनी देर, तो वो बहुत अच्छी तरह से जानता है। It would become so smart to recommend me the exact things that I need. करेक्ट? अगर उसमें अच्छे डेटा साइंटिस्ट हैं और वो अच्छे से डेटा को लेवरेज कर रहे हैं तो वो बहुत मेरे को काफी हद तक ये चीजें रेकमेंड कर सकते हैं और अपनी सेल्स को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि मैं सोच भी नहीं रही होती, हो सकता है मैं चीज खरीदने की, बट हो सकता है वो मुझे रिकमेंडेशन में दे दें, राइट? प्रतीक, यू वांट टू हैं? चल तो क्लास रही है प्रतीक
नींद तो क्या ऐसे सो नहीं गया था मैं। All right, so that is how automation and big data together helped you with automation. Together led to the buzz of data science. So now business and competitive edge, ये basically जो है आपको बता रहा है कि कहाँ नहीं है data science. There is no field left, या अगर होगा भी तो it will be taken care of आगे जाकर. There is no field or there is no such thing left जहाँ पर के डेटा साइंस का इस्तेमाल ना होता हो. यानी कि आप चाहे उसको मेडिकल स्ट्रीम में देख लें, दिस इज योर हॉस्पिटल्स, यहाँ पे डेटा साइंस होता है. दिस इज योर ई कॉमर्स, वी ऑलरेडी डिस्कस कि कैसे होता है. एजुकेशन सेक्टर में सो डेटा साइंस का यूज होता है. यानी कि we are teaching you data science and analytics, and then we might in future utilize your data to build some models or to recommend the right things to you, या जो भी है. और जो existing platforms है, यानी कि अगर आपने companies का नाम सुना हो, जैसे there is a company called Embibe. I had done my intern there once when I was in college. तो वहाँ पे data science use होता है. वहाँ पे वो they create question papers, they create the right sort of assignments for the students based on कि उनका क्या score है, उनका क्या level है, उनको क्या चीज़ पढ़ाई जानी चाहिए, क्या नहीं पढ़ाई जानी चाहिए. So that is how they are leveraging data science. Then supply chain management. So this is supply chain management is basically कि आपको क्या transportation चाहिए, आपका जो supply chain है basically, जैसे कोई रिटेल इंडस्ट्री हो गया या कुछ हो गया, हाउ टू ऑप्टिमाइज दैट. सो इवन दैट इज यूजिंग डेटा साइंस. सो एवरीथिंग, हर चीज डेटा साइंस का इस्तेमाल कर रही है. देयर इज नथिंग लेफ्ट. सो देयर वाज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल दैट वाज अनलॉक्ड ड्यू टू दिस, बिकॉज बहुत सारे एवेन्यूज खुल गए जब डेटा साइंस आया, क्योंकि इस डेटा को यूटिलाइज करके आप काफी कुछ कर सकते थे. नाउ दीज आर सम एरियाज ऑफ एप्लीकेशन. जैसे कि अभी हमने देखा क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन, यानी कि अगर आपको एक एग्जाम्पल दें कि रिग्रेशन का एग्जाम्पल हो सकता है जैसे कि हाउसिंग प्राइस प्रिडिक्शन, कि अगर आपने ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट सुनी हो, इट्स अगेन क्वाइट अ कॉमन प्रॉब्लम स्टेटमेंट फॉर न्यू डेटा साइंटिस्ट, वो इस पर ट्राई करते हैं. सो हाउसिंग प्राइस प्रिडिक्शन में क्या आपके पास फीचर्स हैं हाउसेस के डिफरेंट कि भाई इसका लोकेशन क्या है, इसमें कितने बाथरूम्स हैं, कितने बेडरूम्स हैं, इसमें बालकनी कितनी है, व्हाट इज द कारपेट एरिया, व्हाट इज द टोटल एरिया, और हाउ इज द नेबरहुड एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स. ये सारी चीजें हैं. एंड फाइनली योर टारगेट वेरिएबल इज कि आप उस हाउस का प्राइस प्रिडिक्ट करते हैं कि इन सारे फीचर्स के साथ व्हाट शुड बी द प्राइस ऑफ दिस हाउस, कितने में ये घर बिकना चाहिए या कितने का ये घर होगा. तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स रिग्रेशन प्रॉब्लम्स कहलाती हैं, क्योंकि बिकॉज प्राइस जो है एक कंटिन्यूस वेरिएबल है. अभी हम अंडरस्टैंडिंग डेटा में आगे भी पढ़ेंगे दैट हाउ व्हाट एग्जैक्टली इज अ कंटिन्यूस वेरिएबल, व्हाट इज अ डिस्क्रीट. तो प्राइस जो है आप मोटा मोटा तो समझते ही हैं, कंटिन्यूस वेरिएबल है, कोई काउंटेबल नहीं है प्राइस. वो 21 रुपए भी हो सकता है, 22 भी हो सकता है, 21.5 भी हो सकता है, 22.5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. और क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम जैसे आपने टाइटैनिक में देखा था. टाइटैनिक में क्या देखा था कि भाई ये अगर पैसेंजर की डिटेल्स हैं तो आप सर्वाइव या नॉट सर्वाइव प्रिडिक्ट करें कि भाई ये बचा होगा कि नहीं बचा होगा. सो दैट इज योर क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, कि यानी कि देयर इज अ क्लास दैट हैज टू बी प्रिडिक्टेड. यानी कि जैसे चावल का दाना दिया तो आपके पास कुछ क्लासेस हैं कि भाई ये राइस है या ये राजमा है या फिर ये चिकपी है या ये क्या है. तो आपके पास क्लासेस हैं एंड यू हैव टू सेलेक्ट वन. सो दैट इज अ क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम. देन क्लस्टरिंग हमने डिस्कस किया था. क्लस्टरिंग के अंदर हम सिमिलर ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं डेटा सेट को, एक जैसे दिखने वाले डिवाइड करते हैं क्लस्टर्स में. देन एनिमली डिटेक्शन. सो एनिमली आपको याद होगा स्टैटिस्टिक्स में भी आपको पढ़ाया था कि आउटलायर और एनिमली में क्या फर्क होता है. तो एनिमली वही है कि जैसे अगर मान लीजिए कोई बैंक है तो बैंक का यूज केस क्या हो सकता है कि उसके पास बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं. तो एनिमली क्या होगी बैंक के लिए, व्हाट इज एन एनिमली फॉर अ बैंक इन टर्म्स ऑफ ट्रांजैक्शंस. कोई बताएगा? मैम जैसे कोई मतलब नॉर्मल आपका सैलरी कोई पीओन है, उसके पास एकदम से कोई 1 लाख 2 लाख का ट्रांजैक्शन होने लग जाए हर 2 हफ्ते में,
ओके, करेक्ट करेक्ट. सो एनोमली डिटेक्शन यही है, यानी कि एक फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन, यानी कि एक नॉट सो कॉमन या अ रेयर ट्रांजैक्शन जो कि एनोमली है, विच इज नॉट द यूजुअल केस. जैसे कि इन्होंने कहा कि किसी की सैलरी तो 1 लाख ही है और उसको अचानक से 1 करोड़ का ट्रांजैक्शन हो गया, सो दैट इज एन फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन, लुक्स लाइक अ एनोमली. फिर आ जाता है रिकमेंडर सिस्टम्स, जो कि अपने नेटफ्लिक्स में यूज होता है, प्राइम में यूज होता है, और इवन अपने शॉपिंग साइट्स जो ई कॉमर्स हो गए, शॉपिंग साइट्स अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, और भी चीजें और भी सारे प्लेटफॉर्म्स हो गए, वहां भी रिकमेंडेशन सिस्टम, क्योंकि आप मोबाइल खरीदते हो तो अपने आप नीचे बोलता है कि मोबाइल एंड चार्जर आर जनरली ब्रॉट टुगेदर, सो बाय चार्जर ऑल्सो. या फिर आपने जो है फ्रेंड वाला सीन देखा, सो ऑल ऑफ दोज आर रिकमेंडेशन. देन देयर इज एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. ये बेसिकली जो टेक्निक है डेटा साइंस में, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ये टेक्स्ट के लिए काम आती है. सो एज द नेम सजेस्ट, नेचुरल लैंग्वेज, सो हिंदी, इंग्लिश या जो भी टेक्स्ट है, जो अपनी लैंग्वेज पे जो भी हमें पैटर्न रिकग्निशन या फिर प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व करने होते हैं, दैट इज डन थ्रू नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. आगे भी हम एक यूज केस देखेंगे इसका. उससे पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल दे देती हूँ. जैसे कि मान लीजिए ट्विटर पे सेंटिमेंट एनालिसिस करना है, या फिर वो छोड़ो, ट्विटर छोड़ो, अपन डेटा प्ले की बात करते हैं. सो मान लीजिए डेटा प्ले के अंदर आप लोगों ने गूगल रिव्यूज दिए, एंड गूगल रिव्यूज को देख के हमें सेंटिमेंट एनालिसिस करना है दैट हाउ आर पीपल लाइकिंग डेटा प्ले. तो उनके रिव्यूज ऑब्वियसली नेचुरल लैंग्वेज में होंगे, इंग्लिश या हिंदी व्हाटएवर, और फिर उनका एनालिसिस करना दैट आर पीपल सेटिस्फाइड, आर पीपल हैप्पी, हाउ आर दे फीलिंग अबाउट डेटा प्ले. तो वो एक उनका सेंटिमेंट एनालिसिस हो गया, एंड वो किया जाएगा एनएलपी की हेल्प से, बिकॉज वी आर डीलिंग विथ टेक्स्ट डेटा, natural language data. So that is where natural language processing comes into play. Then you have computer vision. तो computer vision जैसे अभी हमने dog cat classification देखा था, जब image की बात होती है, vision, तो कंप्यूटर विजन टेक्निक्स काम आती हैं. अगर रियल लाइफ एप्लीकेशन देखें, बहुत ही सिंपल, आपके कॉलेजेस में भी होगा प्रोबेबली, और ऑफिसेज में भी होता है. देयर इज अ बायोमेट्रिक सिस्टम, एवरीवन नोज राइट, बायोमेट्रिक सिस्टम. ओके, सो जब हम एंटर करते हैं तो हम अपना थंब प्रिंट देते हैं, या फिर हम अपना फेस रिकग्निशन होता है उसमें, राइट, कि मतलब हमारी फोटो खींचती है, एयरपोर्ट पे होता है जो फेस रिकग्निशन, जो हमारी फोटो खींचती है और हमको एंट्री डिनाई की जाती है या फिर दी जाती है. सो दैट इज अ बेसिक यूज केस ऑफ कंप्यूटर विजन, कि भाई इमेज प्रोसेस करके बताया जा रहा है कि दिस पर्सन इज अ valid person, or like he should be granted access or he should not be granted access. तो वो कंप्यूटर विजन का एक यूज केस हो गया, जहाँ पे इमेज को प्रोसेस किया जा रहा है और एक डिसीजन लिया जा रहा है या फिर एक प्रॉब्लम सॉल्व किया जा रहा है. सो दीज आर सम एरियाज ऑफ एप्लीकेशन, देयर आर मेनी मोर एप्लीकेशंस. ये कुछ मोटा मोटी जो एक जनरली यूज्ड एप्लीकेशंस है वो है. सो एनीवन इज हैविंग एनी डाउट यहाँ तक? नो मैम. ओके, ये टॉपिक आपको पसंद आ रहा है, लाइक मजा आ रहा है इसमें समझने में, फ्रॉम द वेरी स्टार्ट डेटा साइंस को, कि क्या इसका यूज केस है और क्यों हम पढ़ते हैं? ऑल राइट, ओके, सो दैट्स गुड. लेट्स टेक आई थिंक, ओके, लेट्स टेक अ 5 minutes break. You can go and come back in 5 minutes, या जो भी आप करना चाहें, and we'll continue again in 5 minutes. Okay? Okay. So अब हमने थोड़ा थ्योरी कवर किया डेटा साइंस का और सब. Now we'll move to a little fun part. मतलब ये भी फन ही था, लेकिन प्रैक्टिकल पार्ट थोड़ा सा करके देखेंगे, कोशिश करेंगे, एंड वील ट्राई टू सी कि कैसे डेटा साइंस काम करता है. बहुत ही बेसिक चीज़ों से हम स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिकल है और थोड़ा सा प्रैक्टिकल देखेंगे कि कैसे किया हुआ है. ठीक है? सो एक तो आप लोग ऐसा करिए, गिटहब पे जाओ एंड डाउनलोड द डेटा सेट्स इन डेटा साइंस का रेपो. देयर इज इंट्रो टू डेटा साइंस रेपो जो गिटहब पे बनाया है.
डाउनलोड आई थिंक 2 डेटा सेट मैंने वहां डाले हैं, उन दोनों को आप डाउनलोड कर लो। ठीक है, सो विल मूव एंड जब उस डेटा सेट का काम आएगा आई लेट यू नो। ठीक है, सो आगे चलते हैं, कुछ सिंपल चीजें करेंगे एंड वील सी। ओके, सो ये आपको याद होगा जब मैंने आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाया था तो आपको एक बार मैंने जेंडर प्रेडिक्शन के बारे में बताया था कि प्रोबेबिलिटी अगर पढ़ेंगे तो वहां पे हम जेंडर प्रेडिक्शन का यूज केस लेंगे। सो यहाँ पे अभी हम जेंडर प्रेडिक्शन का बेसिक यूज केस लेंगे। अगर प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं इफ इट कम्स इनटू पिक्चर तो हम इसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व करेंगे एंड लेटर ऑन व्हेन आप डेटा साइंस पढ़ेंगे इन फर्दर इन फ्यूचर और व्हेनेवर, तब हम इसी प्रॉब्लम को और कॉम्प्लेक्स तरह से और दूसरे मोर प्रिसाइज तरीकों से सॉल्व करेंगे। सो नाउ बिकॉज अभी हम बिगनर्स हैं और अभी हम आए हैं तो अभी हम इसको बेसिक तरीके से सॉल्व करेंगे। सो द प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज क्वाइट सिंपल। सो अगर आपको याद हो हमने आप लोगों से फॉर्म भरवाया था, राइट? जब आपका ओरिएंटेशन हुआ था, यानी कि जब आपने अप्लाई किया था, सो यू ऑल हैड फिल्ड अ गूगल फॉर्म, बट द प्रॉब्लम वाज, और लाइक प्रॉब्लम कह लो या कुछ, इन द गूगल फॉर्म हमने आपसे आपका जेंडर नहीं फिल करवाया था, राइट? आपका नेम और आपकी बाकी डिटेल्स हमने फिल करवाए थे बट जेंडर फिल नहीं करवाया था। नाउ मान लीजिए कि अभी हमारे पास कुछ यूज केस है, यानी कि मान लो हमें तुम लोग को कुछ गिफ्ट देना है, ठीक है? अब हमको गिफ्ट देना है तो गिफ्ट के सिलेक्शन के लिए हमें तुम्हारे जेंडर की जरूरत पड़ रही है कि कौन लड़का है और कौन लड़की है, अकॉर्डिंगली, ताकि हम आपको गिफ्ट दे सकें। सो नाउ हमारे पास जेंडर तो है नहीं, क्योंकि आपने भरा नहीं था, हमने भरवाया नहीं था, तो लेकिन हमको कुछ तरीके से बाय सम वे आपका जेंडर पता करना है कि आप मेल हैं या फीमेल हैं। सो लाइक आप में से कोई ट्राई करना चाहेगा टू टेल मी हाउ कैन वी डू दिस? एक जनरल ओपिनियन चाहिए, देयर इज नो एल्गोरिथम बिहाइंड दिस, बस एज अ आप अगर इफ यू आर वर्किंग विद मी एंड आई गिव यू दिस प्रॉब्लम तो आप कैसे सॉल्व करोगे? अभी वापस नहीं आए क्या सब? एनीवन वांट्स टू टेक अ गेस? आपके पास फॉर्म डिटेल्स हैं जिसमें आपके पास नाम दिया हुआ है और आपको उसका जेंडर पता करना है। ओके, अर्पण इज सेइंग बेस्ड ऑन प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, और बताओ। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कोशिश करो सोचने की, ऐसे सोचो कंपनी का इंटरव्यू क्वेश्चन है। मैम पहले तो जो सेक्स है उसको फिल्टर कर देंगे कि मेल है फीमेल है, उसके बाद स्ट्रिंग लगा के देख लेंगे कि परसेंट एन करते हैं ना अपने वो कि एंडिंग इन एन के लिए है या फिर वैसे। फिल्टर कैसे लगाएंगे? ये कॉलम तो हमारे पास है ही नहीं ना, किस चीज पे फिल्टर लगाएंगे? नहीं, वो जो स्ट्रिंग फंक्शन होते हैं ना उनसे। स्ट्रिंग फंक्शन होते हैं, उससे क्या क्या चीज का फिल्टर लगाएंगे? एमएसक्यूएल में जो स्ट्रिंग फंक्शंस होते हैं उसमें लास्ट में ये ए वाला जो फंक्शन बता रहा है या फिर जो भी अपन को लास्ट वर्ड से चाहिए तो उन सब के नेम आ जाएंगे जो उससे मैच करते हैं। मुझे समझ में नहीं आया, मतलब आप कह रहे हो लास्ट लेटर निकाल लोगे नेम का? अरे नहीं मैम, जरूरत नहीं है, दोनों में फिल्टर लगा देंगे ना। लास्ट लेटर दे ही रखा है वहाँ पे फॉर्म में, मतलब जो एक्सेल शीट भेजी है आपने उसमें लास्ट लेटर दे ही रखा है, तो फिर वहाँ पे भी फिल्टर ही लगा देंगे। एन सिलेक्ट कर लेंगे, बाकी सारे अनसिलेक्ट कर लेंगे। अच्छा, अरे नहीं मैम तो कह रहे हैं वो जेंडर वाला सेक्शन है ही ना, मेल फीमेल वो तो है ही नहीं, तो कैसे करेंगे? तुम तो कह रहे हो उसके साथ फिल्टर लगाएंगे, बट वो सेक्शन तो है ही नहीं। आपके पास सिर्फ नाम है बच्चों के, आप वो एक्सेल शीट मत खोलो अभी, वो नहीं खोलनी है अभी। सिंपल क्वेश्चन है कि आपको जेंडर पता करना है गिवन द नेम ऑफ द स्टूडेंट।
इसके लिए तो मैम पहले फिर उसको सैंपल देने पड़ेंगे ना, 15-20 के ऐसे नाम हो सकते हैं मेल फीमेल के, फिर वो सैंपल से मैच करके दिखेगा कि ये ऐसा सेम टू सेम, मतलब स्ट्रक्चर सेम दिख रहा है नहीं दिख रहा है। कौन मैच करेगा? प्रोग्राम जो आपने लगाया, मतलब लर्निंग वाला। कहाँ लगाया है प्रोग्राम? मैम ये जुपिटर में किया था एक बार ऐसा कुछ साथ में, तो एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है क्या किया था। अच्छा, Satya is saying we can take pre-trained data set. Pre-trained data set नहीं होता सत्या, pre-trained model होता है, मतलब वो डेटा सेट पे प्री ट्रेन किया जाता है. सो यू से प्री ट्रेन मॉडल ऑन सम डेटा सेट. अच्छा, तो बेसिकली आप कह रहे हैं कि आप एक मॉडल ले लेंगे जिसको पता है कि कौन सा नाम मेल होता है और कौन सा फीमेल होता है, बट ऐसा कोई मॉडल अवेलेबल नहीं है आपके पास. आपके पास तो सिर्फ डेटा सेट अवेलेबल है. आपको अपनी खुद के दिमाग से, बिना किसी, आपके पास कोई इंटरनेट एक्सेस नहीं है, यू हैव नथिंग, आपको एक बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व करना है. ऑलराइट, लेट मी हेल्प यू विद इट. Okay, Prashant is saying sorting all of them by selecting last letters. ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा आप पहुंचे हैं वहां पे. So last मैम इससे कर सकते हैं, ये लास्ट लेटर निकालने के बाद हमको पता है कि अक्षता ये जो नेम है ये ए से स्टार्ट होता है, तो ये प्रोनाउंसिएशन सुन के लग रहा है ये एक फीमेल हो सकता है. और अक्षत मतलब टी, इससे जो एंड होता है ये सुन के लग रहा है मेल होगा. तो इसके बाद तो ये जब हमको लास्ट लेटर मिल जाएगा तो टी वाला लास्ट लेटर के साथ हम बोल सकते हैं ये दरअसल मेल ही होगा ज्यादातर, और ये जो ए से स्टार्ट होगा वो फीमेल होगा, ऐसे कुछ कर सकते हैं. वेरी गुड, वेरी गुड. सो दैट इज हाउ यू डू इट, दैट इज हाउ यू कैन डू इट. तो मैंने एक बेसिक प्रॉब्लम आपको दिया था, आपके पास कोई मॉडल वॉडल नहीं है, आपको एज अ ह्यूमन लेवल पे इसको सॉल्व करना है. तो अगर आपके पास नाम दिए हुए हैं, आप बस नाम सुनकर ही ये बता सकते हो राइट, जनरली कि ये लड़की का नाम है या लड़के का नाम है. जैसे कि अभी हमारे कॉल में इतने सारे लोग हैं. सो अर्पण, अर्पण सुन के समझ में आता है कि लड़का है. नम्रता, नम्रता समझता है कि लड़की है. ऋतु लड़की है. मेरे को अगर वो नहीं भी बताएगी या वो बोलेगी भी नहीं तो उसकी मुझे जरूरत नहीं है. जस्ट बाय द नेम आई कैन आइडेंटिफाई कि ये लड़का है या लड़की है, राइट. नाउ हाउ एम आई एबल टू डू इट, मैं कैसे कर पा रही हूँ? क्योंकि अगेन मैंने बचपन से बहुत सारे नाम सुने हैं. आई एम ऑलरेडी अ मॉडल, मैं खुद एक मॉडल हूँ. मैंने इतना सारा नाम सुना हुआ है और मेरा जो मॉडल है वो प्री ट्रेन्ड है ऑलरेडी. आई एम अ प्री ट्रेन्ड मॉडल एंड आई नो कि क्या कहते हैं, इस तरीके के जो साउंडिंग नेम्स होते हैं, जैसे कि ए से एंड होने वाले, आई से एंड होने वाले, जागृति सिंह. हाँ, ये इसका ड्रॉबैक होगा जिसका कॉमन नेम होगा, जैसे कि काजल, ये फीमेल भी हो सकता है मेल भी हो सकता है. करेक्ट, इसका ड्रॉबैक है ये. करेक्ट, राइट. सो जागृत सही कह रहा है. वो एज केसेस हैं इसके, जैसे कि कुछ नेम होते हैं, जैसे जो काजल है, इट्स अ लड़की का नाम है लेकिन एल से एंड हो रहा है. और प्रांजल है, वो एल से एंड हो रहा है पर वो लड़के का नाम है. लेकिन मोटा मोटे तौर पे, क्योंकि अभी हम बेसिक लेवल पे प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, और इसीलिए मैंने आपको कहा था कि आज हम बेसिक तरह से सॉल्व करेंगे. जब प्रोबेबिलिटी पढ़ लेंगे तो एक तरीका हमारा और इन्हांस हो जाएगा, और जब हम मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग पढ़ लेते हैं तब हम और ज्यादा इन एज केसेस को सॉल्व कर पाते हैं. यानी कि जो आप कह रहे हैं कि कुछ ऐसे कॉमन नाम या कुछ ऐसे पैटर्न्स जो हम एज ए ह्यूमन नहीं समझ सकते हैं, या फिर ऐसे नहीं पता चलता है ह्यूमन भी क्या, मतलब देयर आर कॉमन नेम्स, तो वो भी हम सॉल्व कर पाते हैं व्हेन वी मूव टू इवन मोर कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम्स. बट अभी के लिए क्योंकि हम शुरुआत से शुरू कर रहे हैं तो मतलब हम इतना लिमिट करते हैं कि मोटा मोटे तौर पे आई से एंड होने वाले, ए से एंड होने वाले, ई से एंड होने वाले जनरली इस तरीके के नाम लड़कियों के होते हैं, और कॉन्सोनेंट से एंड होने वाले नाम जनरली लड़कों के होते हैं, राइट. क्या आप कोई मेल का नाम जल्दी से सोच पाएंगे जो ए से एंड होता है? नो, राइट. सत्या. हाँ, जल्दी से नहीं. सो सत्या आपकी क्लास में है, सो दैट इज व्हाई आपने बता दिया. बट जल्दी से सोचना मुश्किल है. लेकिन अगर मैं कहूँ कि लड़की का सोचना है तो देयर इज अ लिस्ट जो ए से एंड होते हैं. महिमा, अक्षिता, प्रेरणा, प्रिया, देयर आर अ लॉट ऑफ नेम्स, क्योंकि ये एक जनरल वो है लाइक हमारी भाषा का, हिंदी भाषा का, और इवन आई थिंक इंग्लिश में भी दिस इज द पैटर्न. सो लेकिन वहीं पर आप जैसे आई से सलोनी हो गया, जागृति हो गया, या और भी कुछ हो गया, मालिनी हो गया. सो इस तरह से आई से एंड होने वाले भी नाम लड़कियों के हैं. तो अब आप ऐसा करो,
नाउ आई वोंट टेल यू आगे का। आपके पास जो एक्सेल का शीट है आपने सबने मिल गया, आपको खोल लिया सबने? मैं भी खोल लेती हूँ यहाँ पे। ठीक है, सो माय स्क्रीन इज आल्सो विजिबल। मैं इसको थोड़ा जूम कर लेती हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास जो अभी हमने बताया यूज केस, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ नेम्स हैं। उन नेम्स का हमारे पास, अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम भी एक नए नाम का पता कैसे चला पा रहे हैं, यानी कि अगर आपने महिमा नाम पहली बार सुना है तो भी आपको पता है कि लड़की का नाम है। तो कैसे पता है? क्योंकि हम बहुत सारा डेटा पहले देख चुके हैं, ऐसा बहुत सारा डेटा पहले सुन चुके हैं। इस समय पे एट दिस मोमेंट आपने टूल्स क्या क्या पढ़े हैं? क्या आप मशीन लर्निंग पढ़ चुके हैं? क्या आपको मॉडल ट्रेन करना आता है? नहीं आता है। अभी आपने दो ही चीजें पढ़ी हैं, स्टैटिस्टिक्स और एक्सेल। ये दो टूल्स को यूज करके इफ स्टैट्स इज रिक्वायर्ड, एक्सेल आपने सीखा है। स्टैट्स और एक्सेल को यूज करके आपको ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व करना है वेयर यू हैव अ नेम। ये आपका ट्रेनिंग डेटा सेट हो गया। यहाँ पे मैंने आपको जेंडर बता रखा है कि इस नाम का ये जेंडर है। इस इंफॉर्मेशन को यूज करके एक्सेल के लिए ये आपका ट्रेनिंग डेटा सेट हो गया। टेस्ट डेटा सेट पे आपको मतलब यू हैव टू डू समथिंग विद एक्सेल। कुछ ऐसी चीजें करो एक्सेल में कि आप फाइनली जो मैं नए नाम दूंगी आपको टेस्ट डेटा में, जो 4th शीट में है, फॉर योर ओन बेनिफिट प्लीज डू नॉट सी द अदर शीट्स, क्रिएट योर ओन शीट्स। आप दूसरी शीट्स को रेफर ना करें जो कि इसमें है। जस्ट कंसिडर कि आपके पास ट्रेन डेटा सेट अवेलेबल है। अब आप एक्सेल को यूज करके एक कुछ ऐसा मॉडल तैयार करो। मॉडल नहीं कहूंगी बिकॉज वी डोंट नो व्हाट अ मॉडल इज। आप एक ऐसा फॉर्मूला तैयार करो, क्रिएट अ फॉर्मूला दैट कैन हेल्प यू गिव जेंडर ऑफ अ न्यू नेम। समझ गए? सबको प्रॉब्लम समझ में आ गई? ना, हिमांशु को समझ में नहीं आई। एक बार रिपीट कर दो। निशिता को भी नहीं आई। ठीक है, सी प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज सिंपल। यू हैव दिस शीट जो मेरे पास आपको यहाँ दिख रही है, वो आपके पास डाउनलोडेड है इस समय। आपके पास ये शीट है। नाउ अभी मैंने आपको समझाया था ट्रेन डेटा सेट क्या होता है और टेस्ट डेटा सेट क्या होता है, करेक्ट? ट्रेन डेटा सेट आपको देने दे रखा है, यानी कि कुछ नाम आपको दे रखे हैं और ये भी बता रखा है साथ में कि ये इनका जेंडर है, ये नाम है, ये जेंडर है। एंड इवन हियर आई हैव गिवन यू अ हिंट कि हम लास्ट लेटर यूज करके पता कर लेते हैं जनरली कि कोई मेल है या कोई फीमेल है, करेक्ट? सो अब आपको ये मैं दिखाती हूँ आपको। ये एक टेस्ट डेटा सेट है। ये जो नाम दिख रहे हैं, जराया, निर्वाण, विहाना, सानवी, काफी नए नाम है, जरूरी नहीं आपने पहले सुने हुए हो। अब आपको एक ऐसा फॉर्मूला तैयार करना है जो इस डेटा सेट को देख के समझ जाए ये चीज कि भाई फीमेल के होने का क्या पैटर्न है और मेल के होने का क्या पैटर्न है। और फिर वो फॉर्मूले को जब हम ए टेस्ट डेटा सेट पे लगाएं, यानी कि सानवी पे लगाएं, तो वो ये बता पाए कि सानवी फीमेल है या मेल। एम आई क्लियर नाउ? ओके, फॉर अ हिंट यू ओनली हैव टू यूज सिंपल जो आपने एक्सेल पढ़ा है, यानी कि जो भी आपने चीजें एक्सेल में पढ़ी हैं, चाहे वो फॉर्मूलाज हो या फिर चार्ट्स हो, पिवट टेबल्स हो, वी लुकअप्स हो, यही सब आपको यूज करना है। इनमें से कुछ चीजें यूज होंगी फॉर दिस। लेट अस टेक सम टाइम, आई विल गिव यू 5-7 मिनट्स और जो भी है थोड़ा सा टाइम, एंड आप ये क्वेश्चन सॉल्व करो। तो ऐसे होता है, मतलब उसका काउंट मेरे को आ गया ईच एंड एवरी लेटर का। ओके, तो इससे एक प्रोबेबिलिटी मेजर बार मैंने निकल सकते हैं जो कैसे होगा। ठीक है, तो तरीका तो आपने बता दिया, और बाकी कोई सहमत है अर्पण से? चलो लेट्स डू दिस। मैं डिस्कस करूं इसको, प्रॉब्लम को, या फिर यू वांट टू टेक सम टाइम?
अगर मैं डिस्कस करूं तो गिव अ थम्स अप, इफ यू वांट टू टेक टाइम गिव द थम्स डाउन, thumbs up. Okay, so I should discuss. Okay, all right, कोई बात नहीं, because this was the first time. बट इसी तरह से आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स मिलते हैं, ठीक है? तो और ऑब्वियसली 5 मिनट में सॉल्व नहीं करने होते हैं, बट बिकॉज आपको टूल्स पता थे और मैंने आपको हिंट दिया था, सो दैट इज व्हाई आई आस्क्ड यू टू सॉल्व इट. तो इसके अंदर इसी तरह के आपके पास कंपनीज है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स आएंगे. तो अब यहाँ पे आपके पास नेम का शीट दिया है, उसका जेंडर दिया है. अब हमने क्या किया, हमारे पास इतना ही डेटा अवेलेबल था. ये सी तो मैंने एज अ हिंट आपको दे दिया. दिस वाज द डेटा दैट वाज अवेलेबल. इसको कहते हैं ट्रेन डेटा सेट. यहाँ पे लिखा भी हुआ है दिस इज अ ट्रेन डेटा. अब हमने क्या किया, हमारी डोमेन नॉलेज को यूज करते हुए, डोमेन नॉलेज क्या है हमारी, हम जानते हैं कि ए और आई से एंड होने वाले ज्यादातर फीमेल्स होते हैं, यानी कि ये कह सकते हैं हमारी डोमेन नॉलेज की लास्ट लेटर ऑफ द नेम हेल्प्स अस फाइंड द जेंडर ऑफ द नेम. एवरीवन अग्रीज? एवरीवन अग्रीज, राइट? ठीक है. तो हमने क्या किया, हमने हर नाम का लास्ट लेटर निकाल लिया और उसके लिए हमने फंक्शन किया राइट A2. ये समझ में आया? आपको मैंने कहा था फॉर्मूला शीट को एक बार आप खुद गो थ्रू करेंगे, आई थिंक उसमें ये फंक्शन लिखा होगा. सो राइट A2 करने से हमारे पास हर नाम का लास्ट लेटर अवेलेबल हो गया. A2 इज दिस, लास्ट लेटर इज H. तो राइट से जो भी लास्ट लेटर था वो हमारे पास यहाँ पे आ गया. अब सारों के लिए हमने यही कर लिया. सो नाउ वी हैव द लास्ट लेटर फॉर ईच नेम. अब हमने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप, अगर हम कुछ ऐसा कर दें, कुछ ऐसा फॉर्मूला बना दें कि जैसे मान लो ये 100 नाम है. अब इन 100 नामों में ये बात तो हमें पता है, राइट, कि ए जो है एंड होने वाला फीमेल होता है, आई जो है एंड होने वाला फीमेल होता है. ये हमने अपने ट्रेन डेटा सेट से सीखा था. यही बात हम एक्सेल को इसके ट्रेन डेटा सेट से सिखाते हैं, ठीक है? वो समझ में आ गया तरीका. तो हम क्या करेंगे, एक्सेल को बोलते हैं एक पिवट टेबल बनाने के लिए. पिवट टेबल क्या करेगी, लेट्स सी. एनालिसिस पे जाओ अपनी शीट पे. ओके, आई विल मेक इट अगेन. कुछ प्रॉब्लम है. सो हम क्या करेंगे, मेरे साथ आप क्रिएट करो. अच्छा, पहले तो आप खुद ही क्रिएट करो. इसका आपको डेटा का पिवट टेबल क्रिएट करना है. सो सेलेक्ट द डेटा, गो टू इंसर्ट, पिवट चार्ट एंड पिवट टेबल. दोनों हम इंसर्ट कर लेते हैं न्यू वर्कशीट के अंदर, यहाँ पे. अब हमको क्या चाहिए, एक तो हमें नेम चाहिए, क्योंकि सबसे पहले तो हमें लास्ट लेटर चाहिए. तो हम लास्ट लेटर को, मैं पहले आपको वो बना के दिखा देती हूँ. ये पिवट टेबल समझ में आया? ये पिवट टेबल तो आपको बनाना आता है, एक्सेल में सिखाया था. तो मैंने बेसिकली क्या किया, यहाँ पे A B C D ये जो आप देख रहे हो रो लेबल्स, यहाँ पे मैंने लास्ट लेटर डाल दिया कि A से एंड होने वाले, B से एंड होने वाले, D से, E से, F से एंड सो ऑन. फिर B कॉलम में मैंने डाला कि इन लेटर्स से एंड होने वाले फीमेल कितने हैं. तो आगे आप देखो नंबर आ रहा है 782, यानी कि A से एंड होने वाली फीमेल्स हैं 782 और मेल्स हैं 287. टोटल काउंट है जो आपका डेटा में अवेलेबल है 1069. इसी तरह से हर लेटर के लिए आपके पास ये डेटा आ गया पिवट टेबल में कि एंड बी से एंड होने वाली 3 लड़कियां हैं, 16 लड़के हैं, टोटल 19 एंट्री हैं. ये पिवट टेबल समझ में आई? समझ में आई? तो यहाँ हम बेसिकली क्या करना चाह रहे हैं कि हमारे ट्रेन डेटा सेट से, जो डेटा सेट हमें अवेलेबल था कि कौन सा नाम मेल है कौन सा फीमेल है, उस डेटा सेट से एक्सेल को कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं या एक्सेल कुछ सीखने की कोशिश कर रहा है. वो क्या उसने कैसे कोशिश की कि उसने ये देख लिया कि ए से एंड होने वाले फीमेल कितने हैं, मेल कितने हैं, बी से होने वाले कितने हैं, डी से, ई से, एफ से एंड सो ऑन. नाउ व्हाट वी विल डू इज, इस टेबल की
ये जो एनालिसिस टेबल हमने बनाया, दिस वन लास्ट, अरे यार कहाँ गया, ये रहा। सो दिस इज आवर एनालिसिस टेबल, ये हमने बनाया। अब इस पर्टिकुलर टेबल का हमको चाहिए, इसको हम सेलेक्ट कर लिए, वैल्यू फील्ड सेटिंग्स, यहां से हमने सेलेक्ट किया शो वैल्यू एज परसेंटेज ऑफ रो टोटल। अच्छा ये पता है ना, ये भी बताया होगा कि परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे। सो हमें बेसिकली क्या करना चाह रहे हैं हमने देखा फीमेल 782 है मैम। हाँ इसको हम पावर बीआई के थ्रू भी तो कर सकते हैं, मतलब एक्सेल भी कर रहे जैसे। नहीं, आप मतलब पावर बीआई में आप उसको विजुअलाइज करके देख लो, बाकी मतलब करना है तो कर लो। मैम उसमें तो फिल्टरिंग वगैरह का यूज करके हम कर रहे थे ना, मतलब पूरा पिवट टेबल बना रहे थे। ओके, इफ यू आर एबल टू डू इट देन डेफिनेटली आप उसमें कर लो, देयर इज नो इशू। बट एक्सेल में मतलब बिकॉज मैंने आपको एक्सेल पढ़ाया है, सो दैट इज व्हाई मैं एक्सेल यूज करवा रही हूँ। इफ यू कैन रेप्लिकेट इट इन पावर बीआई देन ग्रेट, मतलब मेथड तो यही रहेगा। ओके, मेथड सेम ही रहेगा, दोनों किसी में भी कर सकते हैं। करेक्ट, मेथड यही रहेगा। ओके मैम। सो यहाँ पे ये वाला जो है दिस बेसिकली, ये डायलॉग बॉक्स से हम ए वाले वैल्यूज को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। ये देखो, अब उसने क्या किया, वही वैल्यूज जो आए थे उनको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया। इधर से ये ब्लैंक और आ रहा है, मैं इसको फिल्टर कर देती हूँ, ब्लैंक हटा देती हूँ, ठीक है। तो अब देखो, अब ये मेरे को एक फॉर्मूला तैयार हो गया। नाउ आई हैव अ सॉर्ट ऑफ फॉर्मूला हियर। वो फॉर्मूला क्या कहता है, पहले तो ये जो मैंने बनाई टेबल, ये समझ में आ गई, ये परसेंटेज क्या बता रही है और ये कैसे बनी है, क्योंकि एक्सेल आपने पढ़ा हुआ है। आई होप आप लोग खुद ही बना पाए होंगे, दो ही हम थम्स अप क्यों आए हैं। हाँ ओके। सो ये टेबल को आप हाँ इस क्लास के बाद खुद से दोबारा बनाना, ये नहीं है कि मैंने अभी बना के दिखा दी तो आपने मान लिया, ये आप खुद से फिर से बनाना। नाउ यू सी, अब हमारे पास एक फॉर्मूला टाइप तैयार हो गया। फॉर्मूला क्या है कि अगर नाम ए से एंड होता है तो देयर आर 73% चांसेस ऑफ द नेम बीइंग फीमेल एंड 26 पॉइंट समथिंग चांसेस ऑफ अ नेम बीइंग मेल। सिमिलरली ये चांसेस हमारे पास सारे लेटर्स के लिए आ गए कि इस लेटर से एंड होता है तो मेल होने का कितना चांस है और फीमेल होने का कितना चांस है। यही तो हमें चाहिए था। अब हमारे पास अगर एक नया नाम आता है और उसका लास्ट लेटर बी होता है तो हम क्या कर सकते हैं, इस टेबल में जाएंगे और हम देखेंगे कि बी अगर लास्ट लेटर है तो फीमेल होने के चांसेस है 15.79% और मेल होने के चांसेस है 84.21%। तो हम आंसर दे देंगे बिकॉज द नेम एंड्स विद अ बी देयर आर हायर चांसेस कि ये नेम मेल है। डज दैट साउंड गुड? एक ब्रूट फोर्स तरीका है ये जानने का कि एक नेम दिया है तो उसका जेंडर क्या है। ये हमने बहुत शुरू से शुरू किया है डेटा साइंस। हमने कोई मॉडल नहीं लगाया, फैंसी मॉडल कुछ नहीं लगाया, हमने बहुत ही बेसिक तरीके से डेटा साइंस को समझने की कोशिश की है कि हाउ आई यूटिलाइज द डेटा टू प्रिडिक्ट द जेंडर ऑफ अ पर्सन। सो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये पिवट टेबल है, टेस्ट डेटा है। अब मुझे पता करना है कि जराया का क्या वो है लास्ट जेंडर। तो मैंने इसका लास्ट लेटर निकाल लिया, वही सेम राइट वाले फंक्शन से। अभी तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है, ज्यादा नाम होते तो राइट फंक्शन लगा लेते। यहाँ पे मैं वी लुकअप किया, किस में वी लुकअप किया, B2 को वी लुकअप किया। B2 इज दिस, यानी कि लास्ट लेटर। पिवट टेबल में वी लुकअप किया, मॉडल A to C, ये मॉडल में मेरी पिवट टेबल है, इस पे वी लुकअप किया, B कॉलम और C कॉलम, B to C, और थर्ड कॉलम रिटर्न किया एग्जैक्ट मैच में। सो थर्ड, दिस इज योर वी लुकअप B2 मॉडल शीट में A to C रेंज सेलेक्ट किया, सॉरी A to C रेंज सेलेक्ट किया विच इज दिस। ये पूरा रेंज कंप्लीट आपने सेलेक्ट किया क्योंकि इस टेबल में आपको वी लुकअप करना था। एंड आपने रिटर्न किया थर्ड कॉलम, यानी कि ये वाला कॉलम C कॉलम, कि मेल होने का क्या चांसेस है। तो यहाँ पे आपके पास मेल का चांसेस आ गया क्योंकि हमारी ऊपर हेडिंग क्या है, हमें मेल का चांसेस चाहिए।
अच्छा, डी कॉलम में क्या ये वैल्यू क्या आएगी? डी कॉलम के लिए फीमेल चांसेस पता करने के लिए यहाँ क्या लिखेंगे फॉर्मूले में? अरे थम्स अप नहीं करना, आंसर बताना है। फीमेल के चांसेस पता करने के लिए फॉर्मूले में क्या चेंज आएगा? 2 हो जाएगा ये, करेक्ट। यहाँ पे 2 आ जाएगा क्योंकि फीमेल के चांसेस पता कर रहे हैं। मेल चांसेस पता करने थे तो थर्ड कॉलम सेलेक्ट किया था, फीमेल है तो सेकंड कॉलम सेलेक्ट करेंगे। एंड देन अब हमारे पास मेल का चांस आ गया, फीमेल का चांस आ गया कि अगर ए से एंड हो रहा है तो दीज आर द चांसेस। अब जो मेरा प्रिडिक्टर कॉलम है, सॉरी टारगेट कॉलम है, जहां पे मुझे जेंडर पता करना है, वहां मैंने सिंपल एक फॉर्मूला लगाया, अगर तो परसेंटेज C2 का ज्यादा है तो मेल रिटर्न करो, नहीं तो फीमेल रिटर्न करो। अगर चांसेस ऑफ मेल ज्यादा है तो रिटर्न M, अदरवाइज रिटर्न F। सो दिस इज अ वेरी great and a very basic example to understand that how you utilize data and your tools to predict or to solve business problems. Got this? सबको ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आया और हम रिजल्ट तक भी पहुंच गए, करेक्ट? और बाकी लोग क्या कर रहे हैं? What about the rest of you? मैं नाम लेके तो बुलाऊं अभी। यमन, आपको समझ में आ गया? नैतिक, यमन और नैतिक सो रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं। मैम थोड़ा सा समझ में आया, मैम एक बार खुद से प्रैक्टिस करूँगा तब आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो आपको लेकिन प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आ गया कि हमारा क्या ऑब्जेक्टिव था? यस मैम। ठीक है, यस अब मैम। आप शीट को रेफर करना है, इसलिए मैंने ग्रुप में डाली है। जब आप शीट को रेफर करोगे ढंग से और देखोगे, जिसको समझ में आ गया है वो भी जाकर दोबारा इसे रेफर करना और देखना कि क्या करने की कोशिश की गई है। सो दैट इज योर ट्रेन सेट, दैट इज योर टेस्ट। और इसको, इस शीट को मैंने मॉडल नाम दिया है क्योंकि हमारे लिए तो यही मॉडल है, यही फॉर्मूला है हमारे लिए, तो राइट। और ये यहाँ पे पिवट चार्ट बना था। सो पिवट चार्ट इज बेसिकली कि ऑरेंज लाइन जो है यहाँ पे, ये आपको बता रही है फीमेल मेल का काउंट। यहाँ सीरीज 2 लिखा हुआ है, जो मैंने बनाया था वो दिखा देते हैं, उसमें भी पिवट चार्ट ये देखो, ऑरेंज शोज यू मेल, ब्लू शोज यू फीमेल। सो ये पिवट चार्ट आपको हेल्प कर रहा है समझने में कि ए पे क्या किसका प्रपोर्शन ज्यादा है, जेड पे किसका प्रपोर्शन ज्यादा है। So that is how pivot chart and pivot table are helpful. अब आपको उसका utility समझ में आया। So that is about this problem statement. इसको आप जाकर दोबारा से करना and let me know if you come across कि और भी कोई तरीका हम लगा सकते हैं इसको समझने के लिए, ठीक है? So okay, now let's go here. ठीक है, हम यहाँ पे थे, राइट? सो हम पढ़ रहे थे कि आइडेंटिफाई जेंडर ऑफ अ पर्सन गिवन नेम। आगे चलेंगे तो ये हमारा वही पिवट चार्ट है जो अभी हमने एक्सेल में देखा था कि कौन से लेटर पे क्या हमको दिखाई पड़ रहा है, और ये हमारा वो मॉडल है जो बना। दिस इज पिवट टेबल, जो कि आपको हॉरिजॉन्टली दिख रही है, मैंने पहले आपको वर्टिकली दिखाई थी। सो दैट इज योर पिवट टेबल, योर फॉर्मूला, बेसिकली योर मॉडल, ठीक है। अब एक ये और मैं ले लेती हूँ एंड इसके बाद का विल टेक इन नेक्स्ट क्लास। यू वांट टू चूज अ कॉलेज फॉर फर्दर स्टडीज। अब ये जो यूज केस है ये एनएलपी का यूज केस है। एनएलपी बोले तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, यानी कि जो हम टेक्स्ट पे अपना पढ़ रहे थे वो है ये कि टेक्स्ट को कैसे यूटिलाइज किया जाए, हाउ टू अंडरस्टैंड द पैटर्न्स इन द टेक्स्ट। सो ये कुछ बच्चों के रिव्यूज हैं फॉर सम कॉलेज एंड दिस इज अ स्क्रैप्ड नहीं, दिस इज द डेटा इज स्क्रैप्ड फ्रॉम वेब, यानी कि जो आई थिंक shiksha.com के रिव्यूज हैं ये, और किसी कॉलेज के लिए बच्चों ने दिए हैं, वहां पे अवेलेबल थे। सो ये जो है ये रिव्यूज हैं
और ये डेटा भी आई थिंक आपके पास अवेलेबल है गिट में। ये उनका ये है कि उनका क्या प्लेसमेंट वो रहा, ये ओवरऑल रेटिंग दिया उन्होंने कॉलेज को, और ये उन्होंने रिव्यू दिया। दिस इज देयर रिव्यू एंड दिस इज आवर एरिया ऑफ कंसर्न। बाकी को अभी हम नहीं देखेंगे, विल सी लेटर मे बी जब हम कॉम्प्लेक्स मॉडल्स बनाएंगे। अच्छा, दूसरी चीज, इससे पहले की जो हमने प्रॉब्लम देखी थी वो क्या वो एनएलपी की प्रॉब्लम थी जो जेंडर प्रेडिक्शन वाली थी? Okay, Tejasvi is saying no. What about others? Nathan is saying yes. Okay, so Tejasvi, why no? आप अनम्यूट करके बोलो, चैट पे नहीं पढ़ पाती मैं। नहीं मैम सॉरी, वो थोड़ा लाइट एडिट हो गया था, वो एनएलपी की थी, सॉरी। सो यू आर सेइंग कि एनएलपी का ही यूज केस था। नाथन आप बताओ। मैम टेक्स्ट यूज कर रहे हैं, दैट्स द बेसिक डेफिनेशन ऑफ एनएलपी। करेक्ट। सो जो हमारा जेंडर प्रेडिक्शन वाला था वो भी एनएलपी का ही यूज केस था। उसके अंदर हमने बहुत ही बेसिक अपना एक मॉडल लगाया, वो फॉर्मूला वाला, और जो जैसे कि मैंने बताया था जब हम प्रोबेबिलिटी पढ़ लेंगे तो एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं, वहां हम बेस थ्योरम पढ़ते हैं। सो द नेक्स्ट स्टेप टू दिस इज, यानी कि ए फॉर्मूले के बाद जो एक नेक्स्ट स्टेप का फॉर्मूला आता है वो है बेस थ्योरम, जो कि इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को, नॉट दिस वन, जेंडर प्रेडिक्शन को सॉल्व करने के लिए काम आती है। एंड उसके भी ऊपर आती है, उसके बाद आती है वर्ड वेक्टर्स, जो कि हमारे मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग में हम देखते हैं। तो वो जो आप बोल रहे थे राइट कि कुछ नाम, क्योंकि ये एक सोल आइडेंटिफायर नहीं है कि नाम किससे एंड कर रहा है, ये समझने के लिए कि नाम लड़के का है या लड़की का, दैट इज नॉट द सोल आइडेंटिफायर। और भी बहुत सारे पैटर्न्स होंगे कि नाम कैसे लिखे जाते हैं, वो पैटर्न भी समझ पाए मशीन, उसके लिए देयर आर इवन मोर कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम्स, जैसे कि मैंने बताया वो वर्ड वेक्टर्स होते हैं, उनको कहते हैं, इट्स ओके to not understand that right now, but I'm just saying the levels of the algorithms that can be used for the same problem statement to improve the accuracy. तो वो भी हमारा NLP का ही यूज केस था। अब यहाँ पे हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है कि हमारे पास ये कुछ रिव्यूज दिए हुए हैं। अब हम ये पता करना चाहते हैं, जो मैंने शुरू में बताया था, कि बच्चों का क्या सेंटिमेंट है या बच्चों का क्या ओवरऑल रिव्यू है इस कॉलेज को लेकर। तो हम क्या करेंगे, ऑन अ मैनुअल लेवल तो हम इनको पढ़ के अगर देखा जाए, हम क्या करते हैं, सेंटिमेंटल एनालिसिस। ओके, बट हाउ विल वी डू दैट सेंटिमेंटल एनालिसिस? प्रशांत, कैसे करना चाहिए, कैसे कर सकते हैं? मैं मैनुअली आपको ये 15 रिव्यूज देती हूँ और आपको पूछती हूँ कि आप इसका सेंटिमेंट एनालिसिस करो, कैसे करोगे? बेस थ्योरम, ओके, बेस थ्योरम तो अभी हमने पढ़ा ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है क्या होता है। एनएलपी भी हमने पढ़ा नहीं है, मतलब एनएलपी तो ठीक है, वो यूज केस हो गया, बट टेल मी अ वे कि अगर आपको ये 10 रिव्यूज दिए गए हैं तो आप कैसे पता करोगे कि बच्चे कॉलेज के बारे में क्या सोचते हैं? मैम आइदर ओवरऑल देख सकते हैं या फिर कुछ कीवर्ड रख सकते हैं। अगर जैसे गुड वर्ड मिला या सेटिस्फाइड मिला तो वो शायद अच्छा होगा, वो मतलब अच्छा बोल रहे कॉलेज का। एग्जैक्टली। तो बेसिकली आप क्या करेंगे, रिव्यू बाय रिव्यू जाएंगे और वर्ड्स देखेंगे कि क्या वर्ड्स यूज हो रहे हैं। अगर जैसे इसने लिखा है आई एम सेटिस्फाइड विद आवर कॉलेज, इट इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कैंपस, तो आपको समझ में आया इसमें से मोटा मोटा कि ये सेटिस्फाइड है और ब्यूटीफुल कैंपस है, राइट? ऑन अ ह्यूमन लेवल ऐसे ही तो रिव्यू पढ़ते हैं। नीचे लिखा है बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चरल कॉलेज इन इंडिया विद अ गुड प्लेसमेंट एंड कैंपस लाइफ, तो आपको समझ में आया अच्छा प्लेसमेंट भी ठीक है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है। तो आपने बेसिकली क्या किया कि आपने टेक्स्ट को देखा और उसमें से वर्ड्स को पिक किया। तो अब अगर 15 मेरे पास रिव्यूज हैं और ज्यादातर लोगों ने सेटिस्फाइड लिखा, तो मैं कह सकती हूँ कि ज्यादातर बच्चे आमतौर पे कॉलेज से सेटिस्फाइड हैं, करेक्ट? सो इसके लिए एक सिंपल सी एल्गोरिथम होती है, एक होता है काउंट वेक्टराइजर और फिर उसके ऊपर थोड़ा सा होता है TF-IDF। तो हम नहीं पढ़ेंगे कि TF-IDF क्या होता है, दैट इज फाइन, लेट्स जस्ट सी काउंट वेक्टराइजर। काउंट वेक्टराइजर करता क्या है, कुछ नहीं करता, इस पूरे रिव्यूज का एक डिक्शनरी बना लेगा।
ठीक है, डिक्शनरी मतलब ये है आर कैंपस लाइफ इज वेरी गुड, तो डिक्शनरी में डाल देगा आर कैंपस लाइफ इज, ये सब वर्ड जितने भी इसमें आ रहे हैं ना वो सब वर्ड्स एक डिक्शनरी में डाल देगा, और वो जितनी बार आ रहे हैं उसका वैल्यू डाल देगा उस वर्ड के आगे। समझ गए? जैसे अगर यहाँ आर है और इस पूरे डेटा में आर 10 बार आ रहा है तो वो डिक्शनरी में डाल देगा आर 10। फिर गुड है 15 बार आ रहा है तो गुड 15। TF IDF का मतलब बता सकते हो क्यों यूज लेते हैं, कैसे यूज लेते हैं इसका? सो TF IDF बेसिकली, अब मैं ज्यादा नहीं बताऊंगी, तो TF IDF काउंट वेक्टराइजर के लिमिटेशंस को सॉल्व करती है। तो काउंट वेक्टराइजर तो क्या करता है बेसिकली कि हर वर्ड को लेता है और उसका नंबर बता देता है कि भाई कैंपस जो है 15 बार आ रहा है, स्टूडेंट्स जो है 10 बार आ रहा है। अब काउंट वेक्टराइजर की प्रॉब्लम क्या है कि जैसे कुछ ऐसे वर्ड्स जो कि भले ही ज्यादा बार आ रहे हो लेकिन उनका रेलेवेंस उतना है नहीं, ठीक है। जैसे कि मान लो अब कॉलेज की बात हो रही है तो कॉलेज तो बार बार आएगा ही, समझ रहे हो? कॉलेज की बात हो रही है तो कॉलेज तो बार बार रिव्यूज में आएगा ही ना कि कॉलेज अच्छा है, कॉलेज ऐसा है, कॉलेज वैसा है, लेकिन वो हमको कुछ इंसाइट नहीं देगा वो वर्ड। इंसाइट हमें कौन से वर्ड्स देंगे? गुड, सेटिस्फाइड, इंफ्रास्ट्रक्चर, कैंपस प्लेसमेंट, ये देंगे। लेकिन काउंट वेक्टराइजर क्या करेगा? कॉलेज वर्ड को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बता देगा क्योंकि वो सबसे ज्यादा बार यूज हो रहा है, तो उस चीज को TF IDF सॉल्व करता है। तो वो सिर्फ ये नहीं देखता कि काउंट कितना है, वो उसकी इंपॉर्टेंस भी देखता है। अब वो कैसे देखता है वो इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन अभी उसकी जरूरत नहीं है, वो हम कवर नहीं करेंगे। तो वही हमने किया है, सिंपल से एक इसका वर्ड क्लाउड क्रिएट कर दिया। सो हियर यू सी, ये मैंने एक बताया था ना, वही चीज यहाँ पे आ गई। देखो कॉलेज सबसे बड़ा लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली कॉलेज के रिव्यूज हैं तो रिव्यूज में कॉलेज वर्ड बहुत बार रिपीट हुआ होगा, तो इसने क्या किया, एक डिक्शनरी बनाई होगी और जिस वर्ड का काउंट सबसे ज्यादा है उसका फॉन्ट सबसे बड़ा है। नाउ दिस वर्ड क्लाउड हेल्प्स यू अंडरस्टैंड कि मोटा मोटी रिव्यूज में क्या बात कही गई है। गुड, प्लेसमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रेट, अमेजिंग, कैंपस के बारे में बात की गई है, प्लेसमेंट के बारे में जयपुर का कॉलेज है, जयपुर लिखा हुआ है। सो ये वर्ड क्लाउड से जो काउंट वेक्टराइजर से बना है, काउंट वेक्टराइजर कोई बड़ी तोप चीज नहीं है, सिंपल जो मैंने बताया, हर वर्ड का काउंट ले लेना और जो काउंट है वर्ड क्लाउड उतना उसका काम हो गया काउंट वेक्टराइजर का कि वो काउंट बता दिया, और वर्ड क्लाउड ने काउंट के बेसिस पे फॉन्ट डिसाइड कर दिया वर्ड का। ये समझ में आया? सो दिस इज अ वेरी सिंपल यूज केस ऑफ हाउ टू अंडरस्टैंड रिव्यूज। अगर बहुत सारे क्वांटिटी में नंबर में हमारे पास रिव्यूज हैं तो हम कैसे समझें कि व्हाट इज द मोस्ट कॉमन सेंटिमेंट ऑफ द रिव्यूज, या क्या जनरली क्या लोग सोचते हैं। सो दिस इज अ यूज केस ऑफ काउंट वेक्टराइजर को यूज करना है, मतलब कैसे हमने मशीन लर्निंग को या मशीन को सिखाया एक बहुत ही ब्रूट फोर्स समझते हो? ब्रूट फोर्स का मतलब होता है बहुत ही बेसिक, द फर्स्ट लेवल ऑफ ईच एंड एवरी कॉम्बिनेशन ऑफ माने पॉसिबिलिटीज, मतलब सब चेक करेंगे कितना पॉसिबिलिटी होगा। हाँ, मतलब वो एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट के स्पेसिफिक आपने बोल दिया कि सब पॉसिबिलिटी चेक करेंगे, करेक्ट। सो ब्रूट फोर्स तरीका वही होता है, मतलब कि एक सबसे बेसिक तरीका किसी चीज को सॉल्व करने का। सो ये वो एक तरीका हो गया कि हमने काउंट वेक्टराइजर से कर दिया और हमें समझ में आ गया कि मोटा मोटा कॉलेज के बारे में लोगों का क्या सोचना है। सो ये बात सबको समझ में आई, ये यूज केस? ओके, so this is basically how your different algorithms या different machine learning के use cases होते हैं। इसके बाद भी एक दो और use case हैं जो we'll take up in the next session. This like this ये जो आज का सेशन था इंट्रो टू डेटा साइंस, ये बेसिकली इसलिए रखा गया सो दैट भले ही आप डेटा साइंटिस्ट की तरफ जा रहे हैं या डेटा एनालिस्ट की तरफ जा रहे हैं, यू हैव a little understanding of कि क्या what is the scenario, क्यों करते हैं और किस तरीके के यूज केसेस में काम आता है। और ये जो आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स यहाँ दिख रहे हैं स्लाइड्स में, these are एक्चुअल प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स जो कि ऑफिसेज में या कंपनीज में सॉल्व किए जाते हैं। जैसे मैंने जेंडर का बताया,
तो एज डेटा प्ले मेरे को उसका रिक्वायरमेंट रहा, ठीक है। ऐसे ही मान लो कि अगर मैं दूसरा एग्जांपल दूं, तो अमेजोन के अंदर उन्होंने आपसे आपका यूजर प्रोफाइल भरा यार। अब क्या करते हैं लोग, ज्यादा डेटा नहीं लेते हैं फॉर इजी यूजर एक्सपीरियंस, नाइस यूजर एक्सपीरियंस, ताकि उसको ज्यादा डेटा नहीं भरना पड़े। पर अमेजोन को तो रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है जेंडर की, क्योंकि उसको तो उसी अकॉर्डिंग रिकमेंडेशंस देने हैं। सो नाउ अमेजोन विल गिव इट्स डेटा साइंटिस्ट दिस जॉब कि भाई आप नाम के बेसिस पे, एक्चुअली दिस वाज अ क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड टू निशांत सर इन हिज इंटरव्यू। तो ये क्वेश्चन निशांत सर से पूछा गया था उनके इंटरव्यू में कि कैसे आप करेंगे जेंडर प्रिडिक्शन का प्रॉब्लम सॉल्व, जो अभी हमने आपको अभी से ही सिखा दिया। सो एंड दिस वाज द आंसर दैट ही गेव इन हिज इंटरव्यू एट दैट टाइम कि आप ये कर सकते हैं टू फाइंड आउट द जेंडर। सो यस, these are real problems। अब जैसे ये है, दिस इज अगेन अ रियल की, क्योंकि किसी भी कंपनी को अपने रिव्यूज को आइडेंटिफाई करना है, समझना है, तो फिर आप इसका इस्तेमाल करते हैं। अभी हमने काउंट वेक्टराइजर यूज किया अगेन, जो कि बहुत ही एक बेसिक लेवल की चीज है। इसके बाद अगेन धीरे धीरे हम वर्ड वेक्टर्स की तरफ चले जाते हैं, डीप लर्निंग की तरफ चले जाते हैं, और वहां पे और कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम जिसको और बेहतर तरह से इनसाइट्स जनरेट करती हैं। So that is how it is. There are a few more slides in the lecture जो कि हम next time cover करेंगे। Okay, so yeah, that was it। You have any doubts from your side? किसी को कोई doubt? Okay, ठीक है। So you can think of doubts, we'll take them in the next session। तब तक के लिए please everyone do your Excel assignment, do this one जो आज हमने किया, इसको आप अच्छे से खुद से पिवट टेबल वगैरह बना के और ठीक से दिमाग में बिठाना कि क्या समझाया गया था, and do your stat CPP statistics का। अगर पीछे चलते जाओगे तो फिर कोई मतलब नहीं है। हम लोग को पूरा प्रैक्टिकल भी कराने की कोशिश कर रहे हैं और थ्योरी भी अच्छा कर रहे हैं। सो आप भी उस पेस को मेंटेन करो। जिस दिन सेशन नहीं होता है जस्ट गो थ्रू देम और अपने स्किल को एनहांस करो। सो आई थिंक दैट वाज इट फॉर टुडेज सेशन। वी कैन क्लोज